BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 81 to 90 ऑल गुड नॉवल चैनल अध्याय 81 आरोहण चरण। सिंदूर पक्षी मोहर। बूहे ने इस सुंदर ब्रह्म को कुछ आश्चर्य से देखा। इस ब्रह्म पर उसे एक प्रकार की उग्रता महसूस हुई जो आकाश को भस्म कर सकती थी। जब यह दृश्य उसके दिमाग से गायब हो गया तभी बूहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बूहे के दिल में ज्ञान की भावना उमड़ पड़ी, उसके बाद जंगली खुशी। इस क्षण बूहे को लगा कि उसने पृथ्वी रैंक उन्नत दो तकनीक आरोहण चरणों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा यह एक गहन समझ थी जो अनुभव में डूबी हुई थी। 10,000 गुना रिटर्न न केवल तकनीक के स्तर को संदर्भित करता है बल्कि इसमें बूहे द्वारा प्रशिक्षण के दौरान लियू लिंग को दी गई अंतर्दृष्टि भी शामिल है। इसने उसे आरोहण चरणों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस तकनीक की अपनी महारत को पूर्ण करने की अनुमति दी। इसने बूहे को उत्साहित किया। उन्नत पृथ्वी रैंक तकनीकों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, इसके लिए काफी मात्रा में ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। फिर भी अब बूहे ने केवल एक पल बिताया था और वह पहले से ही इस अर्थ रैंक एडवांस तकनीक में महारत हासिल कर चुका था। इससे निस्संदेह उसका काफी समय और प्रयास बच गया। अभी दृश्य में असेंशन स्टेप्स द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति के बारे में सोचकर बूहे न केवल उत्साहित महसूस कर रहा था बल्कि इसे स्वयं आजमाने के लिए उत्सुक भी था। इस अर्थ रैंक एडवांस तकनीक के साथ बूहे को पूर्वज स्तर के विशेषज्ञों का सामना करने का पूरा भरोसा था। इसके अलावा उसकी जन्मजात सार अग्नि एक असाधारण लॉ से संघनित थी। इसने अग्नि विशेषता तकनीक असेंशन स्टेप्स को शक्ति में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। यदि बूहे की जन्मजात सार अग्नि को और बढ़ाया जा सकता है तो भविष्य में उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले असेंशन स्टेप्स कुछ निम्न स्तरीय स्वर्ग रैंक तकनीकों को भी टक्कर दे सकते हैं। फिर बूहे ने अपनी नजर लियू लिंग पर घुमाई जो अभी तक जागा नहीं था और चुपचाप उसके बगल में इंतजार कर रहा था। एक पल के बाद लियू लिंग की पलकें हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने मन में अभी अभी प्राप्त जानकारी के बारे में सोचते हुए लियू लिंग के चेहरे पर एक खुशी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। गहन रैंक उन्नत तकनीक फ्लेम पाम। शिक्षक ने वास्तव में उसे एक गहन रैंक उन्नत तकनीक दी थी और बूहे ने जो जानकारी दी उसमें न केवल फ्लेम पाम की साधना विधि शामिल थी बल्कि फ्लेम पाम की साधना की अंतर्दृष्टि भी शामिल थी। इन अंतर्दृष्टियों के साथ उसे विश्वास था कि वह जल्दी से इस तकनीक में महारत हासिल कर सकता है। ये सोचते हुए उसने अपने शिक्षक को असीम कृतज्ञता से देखा। शिक्षक, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं और आपका विचार त्रुटिहीन है। उसने साधना की अंतर्दृष्टि भी दी। क्या आपने इसे सीखा है? लियू लिंग की निगाहों को महसूस करते हुए बूहे ने धीरे से कहा। लियू लिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। गुरु, शिष्य ने इसे सीख लिया है। तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें अंतिम पुरस्कार दूंगा। बूहे ने खड़े होकर हल्के से कहा। ये सुनकर लियू लिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से बूहे के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उत्सुकता से कहा, गुरु, शिष्य तैयार है। बूहे लियू लिंग के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली लियू लिंग के त्यानलिंग एक्यूपॉइंट पर रख दी। एक विचार के साथ उसने हाल ही में सीखी गई प्रोफाउंड रैंक एडवांस बॉडी मूवमेंट तकनीक विंड ट्रेडिंग और इसके अभ्यास से प्राप्त अंतर्दृष्टि को सीधे लियू लिंग को प्रेषित किया। एक पल के बाद बूहे ने बॉडी मूवमेंट तकनीक को लियू लिंग को दे दिया और फिर अपनी हथेली वापस ले ली। उसी समय बूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डेंग, मेजबान ने शिष्य लियू लिंग को प्रोफाउंड रैंक एडवांस बॉडी मूवमेंट तकनीक विंड ट्रेडिंग प्रदान की है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने अर्थ रैंक एडवांस तकनीक असेंशन स्टेप्स प्राप्त करने के लिए बधाई। अर्थ रैंक एडवांस तकनीक असेंशन स्टेप्स सिस्टम स्पेस में भेज दी गई है। कृपया इसे जांचें। मेजबान TLN, अनुवाद में यह इतना नजदीक होते हुए भी इतना दूर है, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए इसे बदलकर असेंशन स्टेप्स कर दिया गया है। अर्थ रैंक एडवांस तकनीक असेंशन स्टेप्स सिस्टम स्पेस में भेज दी गई है। होस्ट, कृपया ध्यान दें, एक और अर्थ रैंक एडवांस तकनीक और यह एक बॉडी मूवमेंट तकनीक है। सिस्टम के संकेत को सुनकर बूहे को खुशी हुई। एक अर्थ रैंक एडवांस बॉडी मूवमेंट तकनीक का मूल्य लगभग एक निम्न स्तरीय सेलेस्टियल रैंक तकनीक के बराबर है। उन्नत बॉडी मूवमेंट तकनीक निस्संदेह निम्न स्तरीय तकनीकों की तुलना में दुर्लभ है। पूरे डूबी हुई महाद्वीप में इस क्षमता की शायद बहुत अधिक उच्च स्तरीय बॉडी मूवमेंट तकनीकें नहीं हैं। इसके बाद जब बूहे ने देखा कि लियू लिंग ने थोड़े समय में जागने के संकेत नहीं दिखाए तो उसने अपना दिमाग घुमाया और सीधे सिस्टम स्पेस में डूब गया। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर बूहे ने शून्य में निलंबित चांदी की रोशनी को विकीर्ण करने वाला एक पारदर्शी क्षेत्र देखा। क्या यह आरोही कदम है? उत्साहित मनोदशा के साथ बूहे को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने सीधे अपने मन में सोचा, सिस्टम आरोही कदम निकालना शुरू करें। जिस क्षण बूहे के शब्द गिरे चांदी पारदर्शी प्रकाश क्षेत्र तुरंत एक छोड़े गए तीर की तरह बाहर निकला जो सीधे बूहे के शरीर में घुस गया। धमाका। जिस क्षण चांदी की रोशनी बूहे के शरीर में घुसी उसका शरीर अचानक हिल गया। उसके दिमाग में सूचनाओं का एक विशाल और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ये सूचना के टुकड़े एक प्रकाश छाया में बदल गए जो उसके दिमाग में चमक रहे थे। अगले ही पल बूहे की चेतना में एक प्राचीन महल दिखाई दिया। प्राचीन महल में घनी तरह से भरे हुए पत्थर के मंच थे। इस समय महल में एक मानव आकार की हल्की छाया दिखाई दी। इस हल्की छाया को देखते हुए बूहे की आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। उसने अपने मन में सीधे हल्की छाया को देखा। इस समय मूल रूप से शांत मानव आकार की हल्की छाया अचानक पत्थर के प्लेटफार्मों में से एक की ओर चमक उठी। मन महल में चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी। स्विश, मानव आकार की हल्की छाया अचानक प्रकाश की किरण में बदल गई और एक पल में ये दर्जनों फीट दूर दिखाई दी। इस गति ने बूहे को थोड़ा उदासीन बना दिया। जब उसने देखा तो मानव आकार की हल्की छाया पहले ही गायब हो चुकी थी। नहीं, ये गायब नहीं हो रही थी बल्कि घनी तरह से भरे हुए पत्थर के प्लेटफार्मों पर लगातार चमक रही थी। जिन स्थानों पर मानव आकार की हल्की छाया दिखाई दे रही थी वे निलंबित रोशनी से भरे हुए थे।
स्विश 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 तेज टूटने की आवाज गूंजी और पूरा क्षेत्र घनी तरह से भरे हुए मानव आकार की हल्की छाया की अवशिष्ट छवियों से भर गया। आखिरकार गूहे मानव आकार की प्रकाश छाया की गति को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। जिस गति से यह मानव आकार की प्रकाश छाया बह रही थी वह विश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी तेज कि गूहे प्रतिक्रिया नहीं कर सका। हालांकि गूहे इन प्रकाश छायाओं के प्रक्षेपवक्र को देख सकता था, जैसे कि ये मानव आकार की प्रकाश छायाएं उसके दिमाग में गहराई से अंकित थी। एक पल के बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर उसने अपने थोड़े सूजे हुए सिर को रगड़ा और खुद से बुदबुदाया, मुझे इस दुनिया में ऐसी रहस्यमय तकनीक की उम्मीद नहीं थी। आत्मा की शक्ति से शून्य में एक बिंदु का निर्माण करना, फिर आत्मा के साथ चलना। जैसे ही गूहे ने ये शब्द कहे, उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई। अगले ही पल गूहे की आकृति बिना किसी चेतावनी के सीधे दूसरे आंगन के द्वार पर प्रकट हुई। फिर गूहे की आकृति जल्दी से गायब हो गई और मंडप में प्रकट हुई। आंगन के द्वार पर केवल एक फीकी छाया रह गई। आरोहण की सीढ़ियां, दुनिया की सबसे नजदीकी पहुंच, अनंत तक पहुंचने की सबसे दूर की सीढ़ियां। गूहे के मुंह के कोने पर उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। अध्याय 82। हम्फ डैंकिंग गूहे कुछ भी नहीं है। मंडप में दोबारा आरोही चरणों का उपयोग करने के बाद गूहे की आंखों में उत्साह का एक निशान था। आरोही चरणों ने आत्मा शक्ति को एक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया, लगातार शरीर को शून्य में घुमाया। जब तक उसकी आत्मा शक्ति पहुंच सकती थी, एक ही विचार से गूहे तुरंत पहुंच सकता था। ये गति अत्यंत तेज थी, तात्कालिक गति के समान। बेशक तात्कालिक गति की दूरी अभ्यासी की आंतरिक डूक्यूई क्षमता से संबंधित थी। जितनी दूर तक चला गया, डूक्यूई की खपत उतनी ही भयानक होगी। गूहे की वर्तमान 9 सितारा डू सम्राट शक्ति के साथ यदि वह आरोही चरणों को पूरी तरह से निष्पादित करता है, तो वह अपनी आंतरिक डूक्यूई को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले शायद इसे 10 बार से भी कम कर सकता है। हालांकि यह इसलिए भी था क्योंकि गूहे की आत्मा शक्ति की तीव्रता बहुत मजबूत थी। उसकी आत्मा शक्ति पूरी तरह से मुक्त होने के साथ ये 10 मील तक फैल सकती थी। दूसरे शब्दों में गूहे द्वारा असेंशन स्टेप्स का पूरा उपयोग करके वह 10 मील दूर स्थित स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था। अपने मन में असेंशन स्टेप्स के विभिन्न उपयोगों की कल्पना करते हुए गूहे को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। असेंशन स्टेप्स के साथ भविष्य में भागने और पीछा करने की उसकी क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। इस समय गूहे ने जियाओजिन को यार्ड में एक दीवार के ऊपर खेलते हुए देखा। एक विचार के साथ गूहे ने असेंशन स्टेप्स किए और एक पल में उसका फिगर सीधे जियाओजिन के पीछे दिखाई दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, गूहे ने आगे बढ़कर उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। जिस क्षण जियाओजिन को पकड़ा गया, वह चौंक गया और सहज रूप से विरोध करना चाहता था। हालांकि गूहे की आभा को महसूस करते हुए वह शांत हो गया। थोड़ी देर तक जियाओजिन को चिढ़ाने के बाद गूहे मुस्कुराया और मंडप में वापस आ गया। जैसे ही उसका फिगर टिमटिमाया, गूहे की मुद्रा बेहद सुंदर थी। इस समय गूहे को पहले ही आभास हो गया था कि लियूलिंग जागने वाला था। यकीनन कुछ देर इंतजार करने के बाद लियूलिंग को धीरे धीरे होश आया। अपनी आंखें खोलते ही लियूलिंग के दिमाग में संग्रहित जानकारी तुरंत चमक उठी और उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। एक और गहन रैंक उन्नत डू तकनीक, और यह एक शारीरिक गति तकनीक भी है। स्वाभाविक रूप से वह गहन रैंक उन्नत शारीरिक गति तकनीक के महत्व को समझता था। क्या आपने इसे सीखा? लियूलिंग के चेहरे पर उत्साह महसूस करते हुए गूहे के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसके शब्दों पर लियूलिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गुरु, आपने मुझे जो अंतर्दृष्टि दी है उससे मैं पहले से ही इस गहन रैंक बॉडी मूवमेंट तकनीक में कुछ हद तक महारत हासिल कर चुका हूँ। अच्छा, हल्के से सिर हिलाते हुए गूहे को ऐसी स्थिति की उम्मीद थी। ठीक है, मैंने इस बार तुम्हें 3 पुरस्कार दिए हैं। बाहर आसमान की ओर देखते हुए गूहे ने धीरे से कहा, जब तुम अगली बार 6 स्टार डू मास्टर तक पहुंचोगे या जब तुम 3rd रैंक अल्केमिस्ट तक पहुंचोगे तो मैं तुम्हें फिर से 3 खजाने दूंगा। उसके शब्दों पर लियूलिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। तुरंत उसने अपने दिल में कड़ी मेहनत करने, जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना को तोड़ने और जल्दी से जल्दी अपने कीमिया कौशल में सुधार करने की कसम खाई। ठीक है, चूंकि तुम्हें पुरस्कार दे दिए गए हैं इसलिए वापस जाओ। कल विशेष प्रशिक्षण के लिए जल्दी आना याद रखना। गूहे ने अपना हाथ हिलाया जिससे लियूलिंग जाने लगा। हाँ गुरु, ये सुनकर लियूलिंग ने धीरे से सिर हिलाया, उठकर आंगन से बाहर निकल गया। गूहे के निवास से निकलने के बाद लियूलिंग धीरे धीरे अपने निवास की ओर चल पड़ा। आज के लाभों के बारे में सोचते हुए लियूलिंग के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। यदि अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन का एक और संचरण होता है तो वह महान डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। बस इसी क्षण चांदनी में एक आकृति उसकी दृष्टि में आई। बहन यानरान, बहुत समय हो गया। अपने सामने सुंदर नालन यानरान को देखकर लियूलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। नालन यानरान ने लियूलिंग को देखकर भी आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उसने कुछ समय से लियूलिंग को नहीं देखा था। अतीत में लियूलिंग हमेशा उसका पीछा करना, उसके आसपास रहना और उसे थोड़ा परेशान करना पसंद करता था। अपने सामने उत्साही लियूलिंग को देखकर नलन यानरान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसका चेहरा शांत था। वरिष्ठ भाई लियूलिंग। नलन यानरान की उदासीनता पर लियूलिंग ने कोई आपत्ति नहीं जताए, उत्सुकता से पूछा, बहन यानरान, क्या आप मेरे शिक्षक की याद में जाने की योजना बना रही हैं? उसके शब्दों पर नलन यानरान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वरिष्ठ बहन जियानर से कुछ ढूंढना है। इस पर लियूलिंग ने सिर हिलाया और अचानक कुछ याद आया। मुस्कुराते हुए, मैंने सुना है कि बहन यानरान हाल ही में मेरी छोटी बहन के साथ अभ्यास कर रही है। अगर बहन यानरान मेरे साथ भी अभ्यास करना चाहती है तो ये ठीक है। ये सुनकर नलन यानरान ने लियूलिंग को देखा और चुप रही। लियूलिंग ने सोचा कि नलन यानरान को लग सकता है कि उसकी साधना का स्तर कम है और वह ये कहे बिना नहीं रह सकता, बहन यानरान, मुझे कम मत आंको, मैं अब एक डू मास्टर हूँ। ये कहते हुए लियूलिंग ने अपनी आभा छोड़ी।
लियूलिंग के शरीर पर आभा को महसूस करते हुए नालन यानरान स्तब्ध रह गई। फिर उसकी खूबसूरत आंखों में एक झटके की झलक दिखाई दी। तुम डू मास्टर दायरे में घुस गए हो। वह हमेशा से लियूलिंग की ताकत के बारे में स्पष्ट थी। उसने उसे कुछ समय से क्यों नहीं देखा और उसकी साधना अचानक एक डू मास्टर के स्तर तक सुधर गई। अध्याय 83 यूनलैन संप्रदाय को चौंका देना। भूटान शहर ज़ियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ों में एक छिपी हुई चट्टान के नीचे एक काले कपड़े पहने युवक एक गुफा में क्रॉस लेग बैठा था जो केवल 1 मीटर से थोड़ी अधिक चौड़ी थी। चट्टान के विपरीत दिशा में धुंध छाई हुई थी और धुंध के नीचे राक्षसी जानवरों की एक खतरनाक और दुर्जय पर्वत श्रृंखला छिपी हुई थी। चट्टान के नीचे एक खाई थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। युवक ने अपने हाथ में रखी हुई स्टोरेज रिंग को छुआ और रिंग से एक अलौकिक बूढ़े व्यक्ति की प्रेताकृति बाहर निकली। करीब से देखने पर यह एक अमर आभा वाला बूढ़ा व्यक्ति था। युवक ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। गुरु, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। तो सफलता की शुरुआत करो। मैंने जो डूकी हुई गैदरिंग पिल को परिष्कृत किया है वह आपको डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। उन शब्दों के साथ काले कपड़े पहने युवक ने एक गहरी सांस ली, अपनी छाती से एक सैड बोतल निकाली और बोतल को थोड़ा झुकाकर एक नीली और हरी बारी बारी से गोली निकाली। चमकदार और गोल डूकी हुई गैदरिंग पिल को देखते हुए युवक ने मन मन मुस्कुराया, ताज़ा खुशबू को सूंघा, अपने होठों को चाटा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक घूंट में निगल लिया। जैसे ही डूकी हुई गैदरिंग पिल उसके मुंह में गई उसके अंदर एक हल्की ठंड फैल गई और एक पल के बाद एक गर्म और शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई, जिससे काले कपड़े पहने युवक का शरीर अचानक कांपने लगा। शांत चेहरे के साथ युवक ने जल्दी से डूकी हुई को अवशोषित करने के लिए हाथ की मोहरें बनाई। उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसके शरीर में बेहोश डूकी हुई ने उसकी इच्छा का जवाब दिया। तेजी से शक्तिशाली शुद्ध औषधीय शक्ति के साथ जुड़कर पागल शोधन शुरू कर दिया। छोटी गुफा में शांत हवा अचानक लहराई और बेहोश सफेद डूकी हुई हवा में व्याप्त हो गई, लगातार काले कपड़े पहने युवक के शरीर में प्रवेश कर रही थी। दांत भींचे हाथों ने तेजी से डूकी हुई को अवशोषित करने के लिए मोहरें बनाई और युवक का शरीर ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखता है। यद्यपि 2 ऊर्जाओं की टक्कर के कारण उसके मेरिडियन में दर्द की अनुभूति हुई, लेकिन उसके मेरिडियन सामान्य लोगों की तुलना में अधिक कठोर थे, इसलिए दर्द हालांकि महसूस हुआ, महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा। शरीर के अंदर डूकी हुई ने हरे रंग की शुद्ध ऊर्जा के गुच्छों को ढांक दिया। पागल शोधन के साथ हरी ऊर्जा को एक दृश्यमान दर पर पीली डूकी हुई में आत्मसात किया गया था और इस अतिरिक्त शक्ति के समर्थन से युवा के शरीर में डूकी हुई का पैमाना एक दृश्यमान गति से बढ़ रहा था। यद्यपि शुद्ध औषधीय शक्ति निरंतर परिष्कृत होती रही, लेकिन ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है। हर बार जब डूकी हुई औषधीय शक्ति के एक समूह को परिष्कृत करता तो हरी ऊर्जा का एक बड़ा समूह ऊपर की ओर दौड़ता। अंदर के निरंतर शोधन और बाहर से डूकी हुई के निरंतर संचार के साथ युवक की डूकी हुई ने धीरे धीरे उसके अधिकांश मेरिडियन को भर दिया था। शोधन जारी रहा और जब शुद्ध औषधीय शक्ति की अनुवर्ती शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो काले कपड़े पहने युवक ने अचानक पाया कि उसके शरीर में डूकी हुई एक महत्वपूर्ण बिंदु तक फैल गई थी जिसे और नहीं बढ़ाया जा सकता था। डूकी हुई के विस्तार ने सीधे युवक की मेरिडियन को धीरे से हिला दिया। भयंकर दर्द से उसका मुंह फट गया। जल्दी करो, डूकी हुई भंवर को संघनित करो, अन्यथा ये फट जाएगा। शिक्षक की चीख युवक के दिल में गड़गड़ाहट की तरह थी। एक गहरी सांस लेते हुए युवक के हाथ की मोहरें बदल गईं, अंगूठा और तर्जनी जुड़ गईं, उंगलियां आपस में जुड़ गईं, एक अजीब सी मोहर बन गई। जैसे ही युवक के हाथ की मोहरें बदली, उसके शरीर में उमड़ता हुआ डूक्यू मानो भयंकर चूषण के अधीन हो तेजी से निचले पेट की ओर सिकुड़ गया। विभिन्न मध्याह्न रेखाओं में फीकी सफेद डूक्यू पीछे हटने लगी और जब सभी डूक्यू निचले पेट में एकत्र हो गए तो पीला डूक्यू पहले से ही दूधिया सफेद में बदल गया था। जल्दी करो, डूक्यू को संपीड़ित करो। उन्हें संपीड़ित करने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करें। यदि डूक्यू भंवर का संघनन विफल हो जाता है तो आप डूक्यू के 8वें चरण में वापस आ जाएंगे। शिक्षक की चीख युवक के दिमाग में बहुत समय पर आई। थोड़ा सिर हिलाते हुए युवक ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी उत्कृष्ट आत्मा की धारणा ने तुरंत उसके शरीर में डूकी हुई पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और फिर पागल संपीड़न शुरू हुआ। आत्मा की धारणा के तहत दूधिया सफेद डूकी हुई ने लगातार हिंसक रूप से मंथन करते हुए प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रतिरोध मजबूत था, लेकिन युवा की आत्मा की धारणा, जिस पर शिक्षक भी आश्चर्यचकित थे, ने डूकी हुई के विरोध को निरर्थक बना दिया। एक संक्षिप्त टकराव के बाद प्रतिरोध असहाय रूप से सिकुड़ने लगा। जब डूकी हुई हथेली के आकार तक सिकुड़ गया तो ये फिर से जम गया। फिर से संपीड़ित करें, शिक्षक चिल्लाया। अपने दांतों को काटते हुए युवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूधिया सफेद डूकी हुई के आसपास की आत्मा की धारणा अचानक अधिकतम तक फैल गई, फिर बेरहमी से इसे संकुचित कर दिया। बूम! एक बेहोश दबी हुई आवाज चुपचाप अंदर गूंज उठी। दबी हुई आवाज के साथ वह बल जिसने युवा को जोरदार प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया वह नष्ट हो गया। गहरी सांस लेते हुए युवक गिर पड़ा। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। ठंडी गुफा में लेटे हुए युवक ने अपने शरीर में प्रचुर ऊर्जा महसूस की जो 4 साल से गायब थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। एक पल के बाद मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई, हल्की हंसी में बदल गई, फिर एक जोरदार हंसी में और अंत में एक पागल हंसी में। सांस छोड़ते हुए बंद आंखों वाले युवक ने धीरे धीरे उन्हें खोला। काली पुतलियों में दूधिया सफेद रोशनी लगभग 10 सेकंड तक रही और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। मुंह थोड़ा खुला, युवक ने कुछ भारी सांस छोड़ी। सांस बाहर थूकने के बाद युवक का रंग स्पष्ट रूप से अधिक उज्ज्वल हो गया। गर्दन घुमाते हुए हड्डियों की टकराने की चटकने वाली आवाज सुनकर युवक मुस्कुराया। सिर उठाकर गुफा के द्वार पर भूत की तरह तैरते बूढ़े व्यक्ति को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मैं सफलतापूर्वक डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। यदि तुम डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते तो तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए मजाक होगा।
ये सुनकर युवक के मुंह के कोने कुछ असंतुष्ट होकर फड़फड़ाए, गुरुजी, मैं कुछ ही महीनों में डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था। इसे अच्छा माना जाना चाहिए, है न? युवक को इस तरह बोलते देखकर बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, छोटे यान जी, डू प्रैक्टिशनर बनना तो बस शुरुआत है। उस समय डू हुआंग स्तर के कीमियागरों को भी मेरे सामने घुटने टेकने पड़ते थे। क्या डू हुआंग स्तर के कीमियागर भी आपके सामने झुके? युवक बहुत हैरान हुआ और उसने आश्चर्य से पूछा, गुरु, आप किस स्तर के कीमियागर हैं? ये सुनकर बूढ़े ने शांति से कहा, गुरु की पृष्ठभूमि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आपको बस ये जानना है कि तथाकथित डैन किम जैसा कोई व्यक्ति बस कुछ नहीं है। युवक के मुंह के कोने फड़क उठे। बूढ़े व्यक्ति की सहज उपस्थिति को देखते हुए वह कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने उसे वापस निगल लिया। शिक्षक की पृष्ठभूमि क्या है? प्रसिद्ध डैन किम ही कुछ नहीं है। अगर मैं ये जोर से कहूंगा तो मुझे डर है कि पूरा साम्राज्य मुझे पागल समझकर हंसेगा, है न? हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने युवक को बहुत आत्मविश्वास दिया। कुछ महीने पहले हुए अपमान और तलाक के बारे में सोचते हुए युवक की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। नालन यानरान, तुम मेरा इंतजार करो। अब से 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में मैं, ज़ियाओयान, तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ये काले कपड़े पहने युवक ज़ियाओयान है और बूढ़े आदमी की प्रेत आकृति याओ चेन है। तुम युनलैन संप्रदाय के पास कीमिया राजा गुहे है, लेकिन अभी क्या? मेरा गुरु गुहे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब मैं भविष्य में युनलैन संप्रदाय में कदम रखूंगा तो मैं, ज़ियाओयान, तुम्हें समझाऊंगा कि एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। अध्याय 83, सोल हॉल। युनलैन संप्रदाय। पीछे के पहाड़। एक चट्टान पर गुहे की आकृति पतली हवा से प्रकट हुई। अपनी आत्मा शक्ति को प्रकट करते हुए और यह महसूस करते हुए कि आसपास कोई नहीं है, गुहे का दिमाग चला गया और उसने हाथ की मोहरें बनानी शुरू कर दी। उसके हाथ नाचने लगे और गुहे के हाथों से एक एक करके रहस्यमय प्रतीक उभरने लगे। एक पल में गुहे की उंगलियों के बीच दर्जनों प्रतीक इकट्ठे हो गए। जैसे ही ये रहस्यमय प्रतीक एक साथ आए, शून्य में एक चमकदार तारों वाला पैटर्न दिखाई दिया। फिर तारों वाले आकाश से एक तीखी हिनहिनाहट गूंजी और एक सुंदर लेकिन विशाल आकृति धीरे धीरे उभरी। लाल लिप्टों में लिपटे वर्मिलियन बर्ड के प्रेत ने एक अत्यंत हिंसक और झुलसाने वाली आभा बिखेरी, जैसे कि एक विशाल जानवर आकाश को ढांक रहा हो, मानो वह पूरी दुनिया को जला सकता हो। शून्य में इस प्रेत को घूरते हुए गुहे का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दे रहा था। वास्तव में यह एक उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। ऐसी शक्ति के साथ मुझे डर है कि डू पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद गुहे का दिमाग घूम गया और उसने वर्मिलियन बर्ड के प्रेत को नीचे चट्टान की ओर विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया। स्वूश! एक ऊंची आवाज के साथ शून्य में विशाल वर्मिलियन बर्ड का प्रेत ज्वलंत लाल प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गया, जो चट्टान के नीचे की ओर गरज रहा था। उसी समय गुहे की आकृति चमक उठी, जो सीधे पीछे के पहाड़ की चट्टान से निकल गई। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह अपने आंगन में वापस आ गया था। हालांकि वह अपने आंगन में लौट आया, लेकिन गुहे की आत्मा शक्ति चट्टान पर ही रह गई। चट्टान के नीचे से केवल एक गगनभेदी गर्जना गूंजी और नीचे से ऊंची लपटें उठी। दरार! अगले ही पल जबरदस्त ऊर्जा के झटके के कारण चट्टान वजन सहन नहीं कर सकी, सीधे अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, चट्टान के नीचे की ओर गिर गई। जैसे ही चट्टान नष्ट हुई, गुहे ने धीरे धीरे अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह वर्मिलियन बर्ड सील द्वारा मुक्त की गई शक्ति से काफी संतुष्ट था। जोरदार विस्फोट के ठीक बाद चांद की तरह सफेद रोशनी की एक धारा चट्टान के किनारे पर तेजी से उतरी। ये सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा उम्र बढ़ने के लक्षण दिखा रहा था, जो 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र के शिखर से संबंधित एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। अग्निगुण ऊर्जा में इतना समृद्ध बूढ़े आदमी ने नष्ट हो चुकी चट्टान को देखा। उसके वृद्ध चेहरे पर गंभीरता का एक संकेत था। युनलैन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों में वास्तव में कौन दिखाई दिया? इस व्यक्ति का इरादा क्या है? क्या यह एक प्रदर्शन है? शून्य में शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कुछ उदास हो गई। इस समय बूढ़े व्यक्ति के बगल में पतली हवा से एक मोटी काली धुंध दिखाई दी। हे, ऐसा लगता है कि ऐसी शक्ति के साथ नवागंतुक की ताकत पहले से ही डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंच गई होगी। अप्रत्याशित रूप से जयामा साम्राज्य में ऐसा शक्तिशाली छिपा हुआ है। हालांकि मुझे आश्चर्य है, क्या यह व्यक्ति आपके युनलैन संप्रदाय का दोस्त या दुश्मन है? ऐसा लगता है कि जयामा साम्राज्य में आपकी स्थिति उतनी स्थिर नहीं है जितनी आप सोचते हैं। काली धुंध के भीतर से एक विचित्र आवाज आई, जो उपहास से भरी थी। काली धुंध से आवाज सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा और भी काला हो गया। काली धुंध के भीतर का अस्तित्व बूढ़े आदमी के चेहरे पर उदासी की परवाह नहीं करता था। भयानक आवाज जारी रही, कैसे हो युनशान? ये संरक्षक तुम्हें एक और मौका देगा। जब तक तुम इस संरक्षक के साथ सहयोग करते हो, 2 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से तुम्हें डू पूर्वजों के दायरे में घुसने में मदद करूंगा। इस तरह जियामा साम्राज्य में तुम्हारे युनलैन संप्रदाय की स्थिति स्थिर बनी रह सकती है। तुम शाही परिवार को खत्म करने और पूरे जियामा साम्राज्य को एक ही झटके में एकीकृत करने में भी सक्षम हो सकते हो। इस संरक्षक का धैर्य सीमित है। यदि तुम टालमटोल करते रहे तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह संरक्षक जियामा शाही परिवार से संपर्क करेगा? इस संरक्षक का मानना है कि बूढ़े आदमी सम्राट जियामा को इस संरक्षक के साथ सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक होना चाहिए। ये सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। अगर यह कट्टर दुश्मन सम्राट जियामा डू पूर्वज क्षेत्र में घुस गया तो जियामा साम्राज्य में युनलैन संप्रदाय की स्थिति वास्तव में खतरे में पड़ जाएगी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद बूढ़े आदमी ने कुछ गंभीरता से कहा, क्या आप वास्तव में 2 साल के भीतर डू पूर्वज क्षेत्र में घुसने में मेरी मदद कर सकते हैं? हे, ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस संरक्षक पर भरोसा नहीं करते हैं। एकमात्र डू पूर्वज क्षेत्र आत्मा महल के लिए क्या मायने रखता है? अगर इस संरक्षक के पास कोई मिशन नहीं होता और उसे आपके युनलैन संप्रदाय की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती,
तो भले ही आप घुटने टेक कर भीख मांगे, ये संरक्षक आपकी परवाह नहीं करेगा, काली धुंध में आवाज ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर युनशान चुप हो गया। एक पल के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हे, आखिरकार तुम्हें रोशनी दिख गई है। निश्चिंत रहो, जिस दिन तुम पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुम्हें आज लिए गए अपने निर्णय पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। काली धुंध से कुछ हद तक विजयी हंसी आई। युनशान ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, युनशान की आकृति एक सफेद रोशनी में बदल गई और चट्टान पर गायब हो गई। काली धुंध धीरे धीरे शून्य में गायब होने से पहले चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाती रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियामा साम्राज्य में ऐसा पूर्वज शक्ति केंद्र छिपा होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह पवित्र व्यक्ति कौन है। काली धुंध से एक अजीब सी बड़बड़ाहट निकली। इस बीच गूहे को पता नहीं था कि युनलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों से भारी विस्फोट ने न केवल युनशान को समय से पहले सोल पैलेस के साथ सहयोग करने के लिए सहमत कर दिया, बल्कि युनलान संप्रदाय के कई बुजुर्गों का ध्यान भी आकर्षित किया। कई बुजुर्ग चट्टान पर पहुंचे, उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ नष्ट हो चुकी चट्टान को देख रहे थे। उनके मन में तरह तरह के विचार उभरे। क्या पीछे के पहाड़ों में कोई भयानक राक्षस हो सकता है? क्या युनलैन संप्रदाय से कोई अद्वितीय विशेषज्ञ गुजर सकता है? युनलैन संप्रदाय के बुजुर्गों के मन में तरह तरह के अजीबोगरीब विचार कौन रहे थे? इस सब का सूत्रधार इस समय अपने आंगन के मंडप में आराम से बैठा हुआ संतुष्ट भाव के साथ चाय का आनंद ले रहा था। इस समय बूढ़े के भाव थोड़े बदल गए और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये बूढ़ा आदमी मेरे पास क्यों आ रहा है? थोड़ी देर बाद चांद सफेद लिबादे में एक बुजुर्ग धीरे धीरे बूढ़े के आंगन के बाहर आया। ये बुजुर्ग बूढ़े से मिलने का अनुरोध करता है। चांद सफेद लिबादे में ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युनलैन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक गेये थे। अंदर आइए। गेये के शब्द एक पल के लिए चुप हो जाने के बाद बूढ़े की धीमी आवाज आंगन से आई। ये सुनकर गेये सम्मानपूर्वक आंगन में प्रवेश किया। गेये एल्डर बूढ़े को सम्मान देते हैं। मंडप के पास पहुंचकर गेये ने सम्मानपूर्वक बूढ़े को सलाम किया। मुझे आश्चर्य है कि स्टीवर्ट गेये यहाँ क्यों आए हैं? बूढ़े ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और कुछ उलझन में पूछा। गेये ने जवाब दिया, एल्डर बूढ़े, मितेर परिवार ने अभी अभी किसी को ये कहते हुए भेजा है कि उन्हें मितेर नीलामी घर में आपसे चर्चा करनी है। मितेर परिवार? ये सुनकर बूढ़े थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उस दिन मितेर तेंगशान के साथ हुए समझौते के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किंगमिंग दीर्घायु गोली के लिए औषधीय सामग्री पहले ही इकट्ठा कर ली हो? अध्याय 84 किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करना। 1 घंटे बाद मितेर नीलामी घर, वीआईपी कमरा। चीफ तेंगशान ने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या ये किंगमिंग दीर्घायु गोली के मामले के लिए है? वीआईपी कमरे में बूढ़े और मिस्टर तेंगशान एक दूसरे के सामने बैठे थे। ये सुनकर मिस्टर तेंगशान ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में लॉर्ड अल्केमिस्ट, मैंने किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले ही एकत्र कर ली है। बूढ़े की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। मिस्टर परिवार वास्तव में जियामा साम्राज्य का सबसे धनी परिवार है। यहाँ तक कि युनलैन संप्रदाय को भी किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री एकत्र करना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीफ तेंगशान इतने कम समय में उन सभी को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। लॉर्ड अल्केमिस्ट बहुत दयालु हैं। मिस्टर परिवार की तुलना युनलैन संप्रदाय से कैसे की जा सकती है? मिस्टर तेंगशान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं बस भाग्यशाली था। इन औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए मुझे भी एक महत्वपूर्ण कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही उसने बात की, मिस्टर तेंगशान के चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दिए। ये स्पष्ट था कि मिस्टर परिवार ने इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए काफी राशि खर्च की थी। चीफ तेंगशान बहुत विनम्र हो रहे हैं। चून की औषधीय सामग्री एकत्र की गई है, इसलिए कृपया उन्हें सौंप दे, बूढ़े ने शांति से कहा। बहुत अच्छा। ये सुनकर मिस्टर तेंगशान ने संकोच नहीं किया और तुरंत बूढ़े को एक भंडारण अंगूठी भेंट की। मिस्टर तेंगशान से भंडारण अंगूठी स्वीकार करते हुए बूढ़े की चेतना ने उसमें प्रवेश किया और सामग्री की जांच की। फिर उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। स्टोरेज रिंग के अंदर न केवल किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री थी, बल्कि बैंगनी आत्मा गोली के लिए कुछ मुख्य सामग्री भी थी। स्टोरेज रिंग को दूर रखने के बाद बूढ़े ने खड़े होकर कहा, चून की औषधीय सामग्री एकत्र की गई है और अभी भी कुछ समय है, इसलिए मैं इसे आपके लिए परिष्कृत कर सकता हूँ। बूढ़े ने मिस्टर तेंगशान को देखा और पूछा, क्या नीलामी घर में कोई शांत जगह है? बूढ़े के शब्दों को सुनकर मिस्टर तेंगशान ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई। भगवान कीमियागर, क्या आप अभी किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं? उनकी राय में बूढ़े को इसे परिष्कृत करने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए, खासकर इस तरह की छठी कक्षा की गोली के लिए। अगर कोई गलती हुई तो पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मिस्टर तेंगशान कीमिया की दुनिया के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर इन दोनों सामग्रियों के सेट बर्बाद हो गए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होगा। मिस्टर परिवार ने उन्हें इकट्ठा करने के लिए काफी पैसे खर्च किए थे। मिस्टर तेंगशान की हिचकिचाहट को देखकर बूढ़े स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। वह कुछ हद तक नाखुश दिखाई दिया और कहा, अगर चीफ तेंगशान को मेरी कीमिया कौशल पर भरोसा नहीं है तो आप किसी और की तलाश करने पर विचार कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर तेंगशान का दिल धड़क उठा। किसी और की तलाश? पूरे जियामा साम्राज्य में वह एकमात्र छठी कक्षा का कीमियागर था। वह और किसकी तलाश कर सकता था? मिस्टर तेंगशान कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहा था, लेकिन उसने बूढ़े को अपना असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से समझाया, लॉर्ड अल्केमिस्ट, मैंने शायद बहुत जल्दबाजी में बात की है। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं तो कृपया आगे बढ़ें। जहां तक शांत जगह की बात है, हमारे मिस्टर नीलामी घर में एक कीमिया कक्ष है। अगर लॉर्ड अल्केमिस्ट को कोई आपत्ति न हो। इससे पहले कि मिस्टर तेंगशान अपनी बात पूरी कर पाता, बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, तो कृपया रास्ता दिखाए चीफ तेंगशान। जल्द ही
मितिर टेंगशान के मार्गदर्शन में गूहे मितिर नीलामी घर के अंदर कीमिया कक्ष में पहुंच गया। मितिर परिवार ने कई कीमियागरों को प्रशिक्षित किया था और यह कीमिया कक्ष उनके लिए तैयार किया गया था। गूहे ने कीमिया कक्ष को देखा जहां कई औषधि के बर्तन रखे हुए थे। वे सभी बेहतरीन बर्तन लग रहे थे और उनकी गुणवत्ता उस बर्तन से कम नहीं थी जो लियूलिंग ने लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को दिया था। मितिर परिवार की संपत्ति पर आंतरिक रूप से आह भरते हुए गूहे ने अपने दिमाग को थोड़ा केंद्रित किया और खुद को कीमिया में डुबो दिया। एक खुली जगह पाकर गूहे ने अपनी उंगलियां हिलाई। अगले ही पल विशाल ड्रैगन सोल कोल्ड्रॉन पतली हवा से प्रकट हुआ जो जमीन पर जोर से गिरा, साथ में एक गहरी ड्रैगन दहाड़ भी थी। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए गूहे को किंगमिंग पिल के लिए शोधन विधि और सावधानियों की याद आई। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी काली आंखों में बैंगनी लपटें उठी। पफ, एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ गूहे से बैंगनी लौ की एक किरण निकली और उसकी उंगली के एक झटके से लौ प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो तेजी से दवा के बर्तन में प्रवेश कर गई। बैंगनी लौ तुरंत एक भयंकर आग में बदल गई जो भयंकर रूप से जल रही थी। बर्तन के इंसुलेशन के बावजूद तीव्र गर्मी अभी भी प्रवेश कर रही थी, धीरे धीरे कीमिया कक्ष में तापमान बढ़ा रही थी। बढ़ते तापमान को अनदेखा करते हुए गूहे की निगाह बर्तन पर टिकी रही। थोड़ी देर बाद उसने इशारा किया और एक कांटेदार हल्का सुगंधित फल उसके हाथ में आ गिरा। किंगमिंग दीर्घायु गोली के मुख्य अवयवों में से एक किंगमिंग फल पर नजर डालते हुए गूहे उसके भीतर निहित समृद्ध जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। फल पर हल्की पकड़ के साथ गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हिलाई और फल बर्तन में जा गिरा जो जोरदार हरी लौ से घिरा हुआ था। आदिम दिव्य अग्नि के उच्च तापमान वाले दहन के तहत सबसे कठोर औषधीय पदार्थ भी कम से कम समय में हार मान लेते हैं। किंगमिंग फल कोई अपवाद नहीं था। हालांकि इसने अपनी जीवन शक्ति के साथ क्षण भर के लिए प्रतिरोध किया। गूहे के मानसिकादेश के साथ ज्वाला भड़क उठी और फल से धीरे धीरे एक दूधिया सफेद तरल बह निकला। जैसे जैसे ज्वाला धीरे धीरे वाष्पित होती गई, अधिक से अधिक दूधिया सफेद तरल बाहर निकलता गया, जिसके नीचे आधे हथेली के आकार का तरल द्रव्यमान बन गया। लगभग आधे घंटे के बाद कड़ाही को घूरते हुए गूहे ने अपना हाथ मोहर बदल दिया। कड़ाही में लौ धीरे धीरे कम हो गई और किंगमिंग फल पूरी तरह से गायब हो गया। इसकी जगह जीवंत दूधिया सफेद तरल का एक द्रव्यमान था। दूधिया सफेद तरल को देखकर गूहे ने राहत की सांस ली। अपनी उंगलियों के एक झटके से लौ भड़क उठी। बढ़ते तापमान के कारण हथेली के आकार का दूधिया सफेद तरल दिखने लगा। जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती गई, इसका रंग गहरा होता गया और यह सफेद मोती जैसा दिखने लगा। ये देखकर कि किंगमिंग फल का शोधन सुचारू रूप से चल रहा है, गूहे ने रुका नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और औषधीय घटक उड़कर आया, जिसे आखिरकार कड़ाई में फेंक दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गूहे द्वारा एक के बाद एक औषधीय घटक लगातार कड़ाई में फेंके जाने लगे। परिणामस्वरूप कड़ाई के अंदर विभिन्न शुद्ध औषधीय शक्तियां प्रकट होने लगी। इस समय गूहे की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। आत्मा की शक्ति उसके माथे से फैल गई, कड़ाई में घुस गई, तापमान में परिवर्तन को नियंत्रित किया और किंगमिंग फल की हरकतों पर ध्यान दिया। प्राचीन दिव्य अग्नि के उच्च तापमान वाले दहन के तहत सबसे कठिन औषधीय पदार्थ भी जल्दी से आत्मसमर्पण कर देते थे। किंगमिंग फल अपनी जीवन शक्ति से आदिम दिव्य अग्नि को कुछ समय के लिए रोकने के बावजूद जब गूहे ने लौ को नियंत्रित किया तो वह दम तोड़ गया। फल से धीरे धीरे एक पतला सफेद तरल पदार्थ बह निकला। जैसे जैसे लौ भाप बनती रही, अधिक से अधिक दूधिया सफेद तरल पदार्थ निकलता गया। अंत में उसके नीचे एक तरल द्रव्यमान बन गया जो लगभग हथेली के आकार का आधा था। लगभग 1 घंटे के बाद कड़ाही पर अपनी नजर टिकाए हुए गूहे ने अपना हाथ मोहर बदल दिया। कड़ाही के अंदर की लौ धीरे धीरे शांत हो गई और किंगमिंग फल पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह जीवन शक्ति से भरपूर दूधिया सफेद तरल पदार्थ का एक द्रव्यमान आ गया। दूधिया सफेद तरल पदार्थ को देखकर गूहे ने राहत की सांस ली। फिर से अपना हाथ मोहर बदलते हुए लौ बढ़ गई। बढ़ते तापमान के तहत हथेली के आकार का दूधिया सफेद तरल पदार्थ स्पष्ट रूप से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती गई, इसका रंग गहरा होता गया जब तक कि यह एक सफेद मोती जैसा नहीं हो गया। शोधन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलते हुए देखकर गूहे ने विराम नहीं लिया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और औषधीय घटक उड़कर अंदर आया, जिसे आखिरकार कड़ाई में फेंक दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गूहे द्वारा लगातार एक के बाद एक औषधीय घटक कड़ाई में फेंके गए। परिणामस्वरूप कड़ाई के अंदर विभिन्न शुद्ध औषधीय शक्तियां प्रकट होने लगी। इस समय गूहे की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। आत्मा की शक्ति उसके माथे से फैल गई, कड़ाई में घुस गई, तापमान में परिवर्तन को नियंत्रित किया और किंगमिंग फल की हरकतों पर ध्यान दिया। लगभग 3 घंटे तक चली एक सावधानीपूर्वक शोधन प्रक्रिया के बाद गूहे द्वारा सभी औषधीय अवयवों को व्यवस्थित तरीके से सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। जैसे जैसे थकाऊ शोधन प्रक्रिया अपने समापन के करीब पहुंची, कड़ाई के अंदर धीरे धीरे एक खुरदरी असमान गोली का प्रोटोटाइप बनने लगा। बैंगनी लौ के धीमे भूनने के साथ गोली का प्रोटोटाइप अधिक गोल हो गया और उसमें से एक मजबूत औषधीय सुगंध निकली। प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक बनाए रखने से गोली की दूधिया सफेद सतह तेजी से चमकदार हो गई। लगभग आधे घंटे के बाद गोली अचानक कांपने लगी और कहीं से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग प्रकट हुई जो पानी में लहरों की तरह बेतहाशा फैल गई। डोन डोन जैसे जैसे ऊर्जा तरंगे फैलती गई, वे आखिरकार कड़ाही की भीतरी दीवार से टकराईं, जिससे एक तीखी घंटी जैसी आवाज पैदा हुई। अध्याय 85। शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा। सौभाग्य से मेरा ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन काफी मजबूत है। अगर यह एक साधारण कॉल्ड्रॉन होता तो यह संभवतः इस ऊर्जा प्रभाव के तहत बिखर जाता। गूहे ने टिप्पणी की। ऊर्जा उछाल के बीच कॉल्ड्रॉन को केवल थोड़ा सा कांपते हुए देखा। ऊर्जा प्रभाव के सामने कॉल्ड्रॉन की लचीलापन देखकर गूहे चुपचाप प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। कीमिया कक्ष के बाहर मिस्टर टेंगशान गलियारे में आगे पीछे घूम रहा था। वह कभी कभी कीमिया कक्ष को देखने के लिए रुक जाता था। उसका चेहरा चिंता और अधीरता से भरा हुआ था। हमें सफल होना चाहिए, मिस्टर टेंगशान ने चुपचाप प्रार्थना की।
तभी उसने अचानक कीमिया कक्ष से आने वाले एक हिंसक कंपन को महसूस किया। इस कंपन को सुनकर मिस्टर टिंगशान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये विफलता हो सकती है? इस विचार के साथ मिस्टर टिंगशान का चेहरा कुछ भद्दा हो गया। हालांकि कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि ऊर्जा में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। साथ ही एक समृद्ध औषधीय सुगंध कीमिया कक्ष से होकर बाहर तक पहुंची। यह एक सफलता है। तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मिस्टर टिंगशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। लेकिन उस पल कीमिया कक्ष के अंदर की ऊर्जा अचानक एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा का लगभग आधा फुट चौड़ा स्तंभ सीधे कीमिया कक्ष से बाहर निकला, छत को भेदते हुए और आसमान में उड़ गया। प्रकाश स्तंभ को छत से भेदकर आकाश तक पहुंचते देख मिस्टर टिंगशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। क्या ये छठी श्रेणी की गोली की शक्ति थी? मिस्टर ऑक्शन हाउस के ऊपर उठते ऊर्जा स्तंभ ने तुरंत शाही शहर के कई शक्तिशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोग आश्चर्यचकित दिखे और फिर जल्दी से अपने घरों से बाहर निकल गए। कुछ ही पलों में कई शक्तिशाली व्यक्ति मिस्टर टिंग ऑक्शन हाउस के बाहर एकत्र हो गए। जब उन्होंने करीब से देखा तो कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने आखिरकार प्रकाश स्तंभ की उत्पत्ति को पहचान लिया और विस्मय से हवा भर गई। प्रकाश स्तंभ एक औषधीय सुगंध से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई उस कमरे के अंदर गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। हालांकि उच्च श्रेणी की गोलियां कुछ हलचल पैदा कर सकती हैं, जब तक कि यह 7वीं श्रेणी की गोली न हो। ऐसा शायद ही कभी होता है। क्या यह हो सकता है कि कोई 7वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा हो? असंभव। 7वीं कक्षा की गोली के निर्माण से होने वाली हलचल बहुत अधिक है। यह शायद छठी कक्षा की गोलियों के बीच एक दुर्लभ उच्च श्रेणी की गोली है। तस कोई भी गोली जो इस तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकती है निश्चित रूप से साधारण नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर का मास्टर कीमियागर कौन है। क्या यह अल्केमिस्ट गिल्ड से ग्रैंडमास्टर फार्मा हो सकता है? ग्रैंडमास्टर फार्मा केवल एक शीर्ष 5वीं कक्षा के कीमियागर हैं। उनके पास इस तरह की छठी कक्षा की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता कैसे हो सकती है? जैसे जैसे अधिक से अधिक मजबूत व्यक्ति टॉवर के चारों ओर इकट्ठा होते गए, फुसफुसाहट और चर्चाएं लगातार बढ़ती गईं। कुछ लोगों ने इन वार्तालापों को सुना। उनकी आंखों में लालच बढ़ रहा था। एक गोली जो इस तरह की हलचल पैदा कर सकती थी निस्संदेह असाधारण थी। हुश! अचानक तेज हवा की आवाज गूंजी और आकृतियां तेजी से आईं। वे आकाश में लटके हुए थे, प्रकाश के स्तंभ को विस्मय में देख रहे थे। ऐसी घटना के साथ ये छठी कक्षा की गोली होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर टिंग नीलामी घर में कौन सा मास्टर गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। आकाश में एक आकृति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाँ, गड़बड़ी को देखते हुए यह शायद 7वीं कक्षा तक पहुंचने के करीब है। इस स्तर की गोलियां ऐसी चीज नहीं है जिन्हें गुहे भी आसानी से परिष्कृत कर सके, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। अगर मिस्टर टिंगशान यहाँ होते तो वे आकाश में बुजुर्ग व्यक्ति को जियामा रॉयल फैमिली के संरक्षक जिया के रूप में पहचानते, जिन्हें जियारोन के नाम से भी जाना जाता है, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मूचेन के रूप में, मू फैमिली के मुखिया के रूप में पहचानते। कुछ समय पहले क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से खबर आई थी कि पिल्किंग बूहे अब उच्च श्रेणी की छठी कक्षा की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। जियारोन ने अचानक याद किया। मिस्टर टिंग नीलामी घर की दिशा की ओर देखते हुए उनकी आंखें अक्कलों से भरी हुई थी। इस पर मूचेन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि अंदर वाला व्यक्ति पिल्किंग बूहे हो सकता है? ये बहुत संभव है। जियारोन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। ऐसा लगता है कि मितेर परिवार पर शाही परिवार का दबाव बहुत ज्यादा है। मुझे आश्चर्य है कि मितेर टिंगशान ने पिल्किंग बूहे को कैसे आमंत्रित किया। जियामा शाही परिवार के लिए जियामा साम्राज्य में सबसे प्रमुख संप्रदाय क्लाउड मिस्ट संप्रदाय निस्संदेह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय था। संप्रदाय में जबरदस्त ताकत थी, जिसके अध्यक्ष डू सम्राट विशेषज्ञ युन थे। इसके अतिरिक्त युनशान डू पूर्वज तक पहुंचने के लिए एकांत में था। हालांकि जियामा शाही परिवार की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की तुलना में ये कुछ हद तक कम था। पिछले कुछ वर्षों में दोनों विशाल संस्थाएं सतह पर शांतिपूर्ण तरीके से सहअस्तित्व में दिखी, लेकिन कई गुप्त संघर्षों में उलझी रहीं। सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों ने अपने रुख की घोषणा नहीं की थी, लेकिन पर्दे के पीछे वे सहयोगियों को इकट्ठा कर रहे थे और सीधे संघर्ष से बचते हुए अपने स्वयं के विकास को बढ़ावा दे रहे थे। शाही परिवार के सतर्क होने के बावजूद उन्होंने अपना चेहरा नहीं फाड़ा था। यूनियन जियामा शाही परिवार की नींव के बारे में स्पष्ट नहीं थे, और अगर उसके मन में कोई विचार भी था तो वह उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं करती थी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में कई दुराजा थे, लेकिन जियामा शाही परिवार में भी कई दुराजा शक्तियां थीं। इसके अलावा उन्हें कई कुलों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें म्यू परिवार एक करीबी सहयोगी था जो जियामा साम्राज्य में कई सेनाओं को नियंत्रित करता था। नालन परिवार के लिए पहले ये कहना मुश्किल था। हालांकि जब से नालन यानरान क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में शामिल हुई और यूनियन की प्रत्यक्ष शिष्या बन गई, तब से उसकी निष्ठा निस्संदेह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के साथ थी। इसके बाद केवल मितिर परिवार ही बचा। हालांकि मितिर परिवार ने वर्षों से तटस्थ रुख बनाए रखा था। हालांकि शाही परिवार मितिर परिवार की संपत्ति पर लालच करता था, लेकिन वे बहुत ज्यादा खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें डर था कि मितिर परिवार पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से वे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब पिल्किंग बूहे मितिर टेंग नीलामी घर में दिखाई दिया और छठी कक्षा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया, तो जिया जिंगटियन को संदेह हुआ कि मितिर परिवार क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की ओर झुका हुआ हो सकता है। ये सोचते ही जिया जिंगटियन के चेहरे पर तुरंत काले धब्बे पड़ गए। आसपास का निरीक्षण करते हुए जिया जिंगटियन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने शांति से कहा, अप्रत्याशित रूप से नालन जी भी यहाँ है। इन शब्दों पर म्यूचेन भी चौंक गया। जिया जिंगटियन की दृष्टि के अनुसार उसने नालन परिवार के कुलपति नालन जी को आकाश में कुछ ही दूरी पर मंडराते हुए देखा। म्यूचेन ने नालन जी पर एक ठंडी नजर डाली और उदासीनता से टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि पिछली आध्यात्मिक पवित्रता की गोली
ने उसे बाहर निकलने में मदद की है, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर का जहर भी दबा दिया गया है। जे जिंगटियन ने ये सुनकर नलन जी को भी ठंडे अंदाज में देखा। जहर को दबाना इतना आसान नहीं है। पता लगाओ कि इस बार पिल किंग बूहे ने किस तरह की गोली को परिष्कृत किया है और क्या मितेर परिवार पहले से ही क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की ओर झुक गया है। ये कहने के बाद जे जिंगटियन ने एक बार फिर मितेर टेंग नीलामी घर की दिशा में नजर डाली और चली गई। कीमिया कक्ष में घंटी की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। कड़ाही में एक दूधिया सफेद गोली ने अचानक एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की, जो बलपूर्वक कड़ाही को तोड़ती हुई निकल गई। हालांकि आधे दिन तक सीलबंद कमरे के चारों ओर उड़ने के बावजूद वह बच नहीं पाए। ये किंगमिंग दीर्घायु गोली वास्तव में असाधारण है, ये पैदा होते ही भाग जाना चाहती है। गोली के व्यवहार को देखकर बूहे चौंक गया, फिर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। एक इशारे के साथ एक चूषण बल ने सीधे बिखरे हुए सफेद प्रकाश को उसके हाथों में वापस खींच लिया और फिर उसने एक जेड बोतल निकाली और उसे अंदर सील कर दिया। जैसे ही गोली बोतल में बंद हुई, वह धीरे धीरे शांत हो गई। ये देखकर बूहे ने संतोषजनक ढंग से मुस्कुराया, गहरी सांस छोड़ी और महसूस किया कि कीमिया के इस दौर ने उसकी काफी ऊर्जा को खा लिया था। अध्याय 86 आइस हॉट कवच। चीख। जैसे ही कीमिया कक्ष का दरवाजा खुला, बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे मितेर टेंगशान ने आवाज सुनी और तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़े। लॉर्ड डैन किंग, कैसा रहा? मितेर टेंगशान ने उत्साह से पूछा। बूहे ने हल्के से मुस्कुराया, फिर एक जेड की बोतल निकाली और उसे मितेर टेंगशान को थमाते हुए हल्के से कहा, मैंने निराश नहीं किया। हालांकि मितेर टेंगशान को पहले से ही परिणाम पता था, फिर भी उसके हाथ में जेड की बोतल देखकर उसके दिल में उत्साह नहीं दबा सका। उत्साह के एक पल के बाद मितेर टेंगशान आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। उसने बूहे की ओर देखा और कुछ शर्मिंदा होकर कहा, धन्यवाद लॉर्ड डैन किंग। बूहे ने अपना सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराया और कहा, यह बस एक छोटा सा प्रयास है। ये सुनकर मितेर टेंगशान ने अपना मुंह थोड़ा हिलाया। छठी कक्षा की गोली बनाना भी एक छोटा प्रयास माना जाता था। पूरे गामा साम्राज्य में उसके सामने केवल इस आदमी के पास ऐसे शब्द कहने की योग्यता थी। हालांकि वह अंदर से थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था, मितेर टेंगशान ने फिर भी विनम्रता से कहा, लॉर्ड डैन किंग, आपने कड़ी मेहनत की है। कृपया थोड़ी देर के लिए वीआईपी कमरे में आराम करें। इन शब्दों पर बूहे ने सिर हिलाया और कहा, जरूर, मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसके लिए चीफ टेंगशान की सहायता की आवश्यकता है। ये कहकर बूहे वीआईपी कमरे की ओर बढ़ गया। मितेर टेंगशान थोड़ा हैरान था, क्या डैन किंग बूहे को उसकी मदद की जरूरत थी? अपना सिर हिलाते हुए मितेर टेंगशान बूहे के पीछे वीआईपी कमरे में चला गया। मुझे आश्चर्य है कि लॉर्ड डैन किंग को किस सहायता की जरूरत है। वीआईपी कमरे में मितेर टेंगशान ने बूहे को कुछ उलझन के साथ देखा। बूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक तैयार सूची निकाली और उसे मितेर टेंगशान को सौंपते हुए कहा, चीफ टेंगशान, कृपया इस सूची में सूचीबद्ध औषधीय जड़ी बूटियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, मैं जल्दी में हूँ। औषधीय जड़ी बूटियां। ये सुनकर मितेर टेंगशान ने हैरानी से सूची ली। सूची में सूचीबद्ध जड़ी बूटियों को देखने के बाद मितेर टेंगशान ने राहत की सांस ली। हालांकि सूची में 5वीं श्रेणी की कुछ जड़ी बूटियां थीं, लेकिन मितेर ऑक्शन हाउस के लिए उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। उसे थोड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि सूची में कुछ जहरीली जड़ी बूटियां भी शामिल थीं। इससे मितेर टेंगशान कुछ हद तक हैरान हो गया। क्या कीमिया के लिए जहरीली जड़ी बूटियों की जरूरत होती है? हालांकि वह हैरान था, लेकिन मितेर टेंगशान समझ गया कि कीमियागरों द्वारा दी गई सूची के बारे में लापरवाही से पूछताछ करना वर्जित है। ये सोचकर मितेर टेंगशान को इन विवरणों की परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए बूहे की ओर सिर हिलाया और कहा, भगवान डैन किंग, निश्चिंत रहे, मैं जल्द से जल्द आपके लिए ये जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए किसी को भेजूंगा। कृपया यहाँ एक पल रुकें। बूहे ने सिर हिलाया, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से अपना अनंत सोने का सिक्का कार्ड निकाला और उसे मितेर टेंगशान को देते हुए कहा, इस कार्ड से इन जड़ी बूटियों का खर्च घटाएं। इन शब्दों पर मितेर टेंगशान के हाव भाव बदल गए। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान डैन किंग, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे आइस हार्ट लॉन्गेविटी पिल को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए आपको पुरस्कृत करने का मौका भी नहीं मिला है। इन जड़ी बूटियों के खर्च को मेरा आपका आभार माने। बूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने सीधे तौर पर मितेर टेंगशान की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। जरूरी नहीं, चीफ टेंगशान की सद्भावना, मैं सराहना करता हूँ। हालांकि मुझे जिन औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है उनकी मात्रा काफी ज्यादा है। इस सूची में सूचीबद्ध जड़ी बूटियों में से मैं चीफ टेंगशान को प्रत्येक के 10 हिस्से उपलब्ध कराने के लिए परेशान करता हूँ। बूहे ने उदासीनता से कहा, क्या 10 हिस्से? ये सुनकर मितेर टेंगशान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर विस्मय की झलक थी। डैन किंग, ये? मितेर टेंगशान के संकोची भाव को देखकर बूहे ने पूछा, क्या बात है चीफ टेंगशान, इसे संभाल नहीं सकते? बेशक ये किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मैं लॉर्ड डैन किंग से एक पल और रुकने के लिए कहता हूँ, मितेर ने तुरंत जवाब दिया। इन शब्दों पर मितेर टेंगशान ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने कहा, चूंकि लॉर्ड डैन किंग ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। अगर लॉर्ड डैन किंग को कोई आपत्ति न हो तो मैं ये जड़ी बूटियां आपको 30% छूट पर बेच सकता हूँ। ये सुनकर बूहे मना करने ही वाला था। आखिरकार उसके पास अनंत सोने के सिक्कों का कार्ड था और सोने के सिक्कों की कोई भी मात्रा उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखती। हालांकि उसे मिले व्यवहार को देखते हुए उसने अब मना नहीं किया और थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि चीफ टेंगशान ने ऐसा कहा है तो मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करूंगा। इसके साथ मितेर टेंगशान मुस्कुराया और वीआईपी कमरे के बाहर वीआईपी कमरे में लौटने से पहले एक परिचारक को सूची सौंप दी। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद बूहे ने अचानक कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या हाल ही में मितेर नीलामी घर में नीलाम होने वाले कोई खजाने हैं? कोषाध्यक्ष। ये सुनकर मितेर टेंगशान थोड़ा हैरान हुआ, ये सोचकर कि बूहे अगली नीलामी में भाग लेने की तैयारी कर रहा था।
उसने सिर हिलाया और कहा, खजाने के बारे में हमने हाल ही में काफी लाभ कमाया है। ये सुनकर गूही की आंखें चमक उठी। बयान के बाद उन्होंने पूछा, चीफ टेंगशान, क्या आप मुझे अगली नीलामी के लिए नीलामी वस्तुओं की सूची देखने की अनुमति दे सकते हैं? ये सुनकर मितिर टेंगशान हंसा, इसमें क्या मुश्किल है, अगर लॉर्ड डैनकिंग इसे देखना चाहते हैं तो बस एक बार देख लें। ये कहते हुए मितिर टेंगशान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सूची निकाली और गूही को थमा दी। थोड़ी सी प्रत्याशा के साथ गूही ने अपने हाथों में सूची को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद गूही ने सूची पढ़ना समाप्त कर दिया। उसकी आंखें चमक उठी, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। ऐसा लगता है कि चीफ टेंगशान ने अगली नीलामी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें तैयार की हैं। ये सुनकर मितिर टेंगशान बोलने ही वाला था कि उसने गूही को पूछते हुए सुना, चीफ टेंगशान, क्या इस सूची में सूचीबद्ध आइस हॉट आर्मर को अब सीधे मुझे बेचा जा सकता है? आइस हॉट आर्मर में 5वीं श्रेणी के कई आइस एट्रीब्यूट मैजिक कोर लगे हुए थे, जो आश्चर्यजनक सुरक्षा प्रदान करते थे, जो डुहुआन पावरहाउस से पूरे प्रहार को झेलने के लिए पर्याप्त थे। ये सुनकर मितिर टेंगशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद मितिर टेंगशान ने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया और कहा, चूंकि लॉर्ड डैनकिंग को यह आइस हॉट आर्मर पसंद है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगा। हालांकि यह थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन मितिर टेंगशान गूही की भावनाओं को देखते हुए केवल उसके अनुरोध पर सहमत हो सकता था। गूही ये सुनकर तुरंत मुस्कुराया और कहा, तो मैं चीफ टेंगशान को अग्रिम धन्यवाद दूंगा। ये सुनकर मितिर टेंगशान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ये बस एक छोटा सा प्रयास है। उसके बाद गूही और मितिर टेंगशान ने बातचीत जारी रखी। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक प्रबंधक कमरे में आया और मितिर टेंगशान को एक स्टोरेज रिंग दी। मितिर टेंगशान ने स्टोरेज रिंग ली और फिर उसे सीधे गूही को सौंप दिया। लॉर्ड डैनकिंग, आपको जो कुछ भी चाहिए वह इसके अंदर है। ये कहते हुए मितिर टेंगशान ने गूही के अनंत सोने के सिक्के का कार्ड निकाला और गूही को सौंप दिया। ये सुनकर गूही ने स्टोरेज रिंग ली और उसे थोड़ा सा चेक किया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इन औषधीय जड़ी बूटियों के साथ भले ही वह इस बार लंबी यात्रा पर जाए, लियुलिंग और ज़ियाओई जियान के लिए खेती के संसाधनों की उपेक्षा नहीं होगी। अध्याय 87, यूनलान संप्रदाय को छोड़ना। गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। उत्साहित होकर लियुलिंग आंगन में भागा और गूही पर चिल्लाया, जो मंडप में आराम कर रहा था। जवाब में गूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लियुलिंग की ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, तुम यहाँ हो, बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लियुलिंग अजीब तरह से मुस्कुराया, गुरुजी, मेरे लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का समय आ गया है ना? गूही ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया और आंगन में एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया। लियुलिंग ने यार्ड में लकड़ी के बैरल को देखा और उलझन में पूछा, गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप आज प्रशिक्षण पद्धति बदलने जा रहे हैं? लियुलिंग कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। 5 स्टार डू मास्टर दायरे में घुसने के बाद उस पर ब्लड इग्निशन पाउडर का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। इतना बातूनी क्यों? जल्दी करो और पानी में कूद जाओ, गूही ने उसे घूर कर डांटा। ठीक है गुरु। ये सुनते ही लियुलिंग ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। वह जल्दी से लकड़ी के बैरल में पानी भरने के लिए दौड़ा और फिर आज्ञाकारी ढंग से पानी में कूद गया। गूही ने लियुलिंग की ओर देखा, अपने हाथ से एक जैड की बोतल निकाली और धीरे धीरे लकड़ी के बैरल की ओर चला गया। जैसे ही गूही ने जैड की बोतल खोली, पन्ना हरे रंग का तरल धीरे धीरे लकड़ी के बैरल में बहने लगा। ये देखकर लियुलिंग कुछ हैरान हुआ और उसने पूछा, गुरु, क्या आपने कोई गलती की है? यह एमेथिस्ट स्पिरिट लिक्विड है, आप इसे अभी क्यों डाल रहे हैं? क्या आपको पहले ब्लड इग्निशन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? गूही ने उसे बेहोशी से देखा और धीरे से कहा, मुझे डर है कि तुम बाद में नहीं बचोगे, इसलिए मैं पहले से ही निवारक उपाय कर रहा हूँ। नहीं बचोगे? उसके शब्दों से लियुलिंग का दिल कांप उठा। उसने गूही को डरते हुए देखा और कमजोरी से कहा, गुरुजी, क्या आप इस बार सचमुच गंभीर होने जा रहे हैं? गूही ने उसकी ओर देखा, व्यंग्य किया और कहा, क्यों, आप डर गए? कल तीव्रता बढ़ाने के बारे में कौन इतना दृढ़ था? लियुलिंग को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी कमजोरी से बोला, शिक्षक, क्या आप थोड़ा नर्म हो सकते हैं? नहीं। उसके बाद गूही ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक और जेड बोतल निकाली और उसे लियुलिंग को देते हुए कहा, इसे पी लो, इसे चाटकर साफ करो। ये 5वीं श्रेणी का स्पिरिट लिक्विड है, जिसकी कीमत लाखों सोने के सिक्कों की है। बोलने के बाद गूही मुड़ा और मंडप में वापस आ गया। लकड़ी के बैरल में लियुलिंग ने अपने हाथ में जेड की बोतल को देखा, कुछ हद तक चकित, इसे पी लो। हम इस बार सीधे क्यों पी रहे हैं? गूही के अभी कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए लियुलिंग को अचानक थोड़ा डर लगा और वह पीने में झिझकने लगा। इस समय गूही मंडप में वापस आया, अपने लिए एक कप चाय डाली और लियुलिंग को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर उसने कहा, एमेथिस्ट स्पिरिट लिक्विड की प्रभावशीलता वाष्पित हो जाएगी। यदि आप इस तरह देरी करते हैं, जब प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है, तो आपका जीवन वास्तव में खतरे में पड़ सकता है। ये सुनकर लियुलिंग का चेहरा बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे जेड की बोतल खोल दी। जिस क्षण जेड की बोतल खोली गई, उसमें से तुरंत एक तीखी सांस निकली। लियुलिंग का चेहरा बदल गया। उसने मंडप में गूही को देखा, उसकी आंखों में उग्रता की झलक दिखाई दी और फिर उसने सीधे अपना सिर झुकाया और बोतल को अपने मुंह में ले आया। अगले ही पल लाल तरल बोतल से बाहर निकल गया और सीधे लियुलिंग द्वारा निगल लिया गया। जैसे ही लाल तरल उसके पेट में गया, लियुलिंग को लगा जैसे उसने पिघला हुआ लावा निगल लिया हो। उसके पेट से जलन फैल गई और लियुलिंग का चेहरा बदल गया। जैसे ही औषधीय शक्ति समाप्त हुई, लियुलिंग के अंगों में एक अत्यंत दर्दनाक जलन फैल गई। एक पल में लियुलिंग का चेहरा मुड़ गया। इसके बाद आंगन में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कमरे में ज़ियाओई जियान बाहर से आ रही चीखों से जाग गई। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसके मुंह के कोनों पर अभी भी काले पाउडर का निशान था। कल रात भयानक जहर निगलने से होने वाले दर्द को याद करते हुए ज़ियाओई जियान के चेहरे पर एक डर बना हुआ था। आहा हा हा हा।
इस समय लियू लिंग की दिल दहला देने वाली चीखें फिर से ज़ियाओ यीजियान के कानों तक पहुंची, जिससे उसका छोटा चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने बुदबुदाया, शिक्षक फिर से वरिष्ठ भाई को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। विशेष प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ भाई द्वारा सहे गए दर्द की तुलना में जहर निगलना थोड़ा हल्का लगता है। वरिष्ठ भाई की योग्यता मेरी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। मेरे दुखद विष शरीर के साथ मुझे स्वाभाविक रूप से और भी अधिक मेहनत करनी होगी। ये सोचते हुए ज़ियाओ यीजियान ने बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठने के लिए संघर्ष किया, जिससे उसकी साधना की वृद्धि स्थिर हो गई। 1 घंटे बाद कमजोर और शक्तिहीन लियू लिंग लकड़ी के बैरल से बाहर निकली और कमजोर होकर मंडप में बैठ गई। गुरु, इस विशेष प्रशिक्षण ने लगभग इस शिष्य की जान ले ली। लियू लिंग सीट पर गिर गया, भारी सांस लेते हुए, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। बूहे ने लियू लिंग को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव हुआ? प्रभाव शब्दों पर लियू लिंग थोड़ा स्तब्ध था, फिर धीरे से कहा, प्रभाव निश्चित रूप से है। बूहे ने सीधे उसे बाधित किया, चूंकि ये प्रभावी है इसलिए मुझे बकवास मत दो। अब से आपके विशेष प्रशिक्षण का मानक ये स्कारलेट फ्लेम स्पिरिट लिक्विड है। इसके साथ बूहे ने दर्जनों निकाले अपनी स्टोरेज रिंग से जहर की बोतलें निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। यह अगले महीने के लिए आपकी आपूर्ति है। आपका भविष्य का विशेष प्रशिक्षण आप पर निर्भर करेगा। बूहे ने उदासीनता से कहा। लियू लिंग ने टेबल पर दर्जनों जहर की बोतलों को देखा, अचानक एहसास हुआ और आश्चर्य से पूछा, गुरु क्या आप जा रहे हैं? बूहे ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं कल निकल जाऊंगा। इस यात्रा में शायद 1 महीने का समय लगेगा। मेरे जाने के बाद आपको अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपकी प्रगति की जांच करूंगा। यदि आप स्थिर रहते हैं तो मुझे कठोर होने के लिए दोष न दें। बूहे ने कठोर स्वर में लियू लिंग को देखा। लियू लिंग ने अपने दिल में कसाव महसूस किया, तुरंत एक वादा किया, गुरु आप निश्चिंत रह सकते हैं, शिष्य निश्चित रूप से लगन से अभ्यास करेगा। बूहे ने स्वीकृति में सिर हिलाया, हालांकि तुम्हारी योग्यता तुम्हारी कनिष्ठ बहन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन परिश्रम से कमियों को पूरा किया जा सकता है। जब तक तुम लगन से अभ्यास करते हो, तुम भविष्य में अपनी कनिष्ठ बहन के बराबर पहुंच सकते हो। गुरु, शिष्य ही कर लेगा। एक क्षण के बाद लियू लिंग आंगन से चला गया और बूहे ने फिर से शियाओ यीजियान को पुकारा। शिष्य, तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? बूहे ने मुस्कुराते हुए शियाओ यीजियान से पूछा। शियाओ यीजियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गुरु, शिष्य पहले ही 7 सितारा डू मास्टर तक पहुंच चुका है। लगभग 10 दिनों में शिष्य 8 सितारा डू मास्टर तक पहुंच सकेगा। ये सुनकर बूहे आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दुखद विष शरीर वास्तव में शक्तिशाली है। मूल रूप से दुखद विष शरीर पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। उसकी दी गई शिक्षाओं के साथ इसे और भी असाधारण कहा जा सकता है। शिष्य, गुरु ने इस महीने के लिए पुरस्कार के रूप में कमरे में आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। हालांकि आपको इसे लेने से पहले 10 दिन बाद तक इंतजार करना होगा, जब आप 8 सितारा डू मास्टर तक पहुंचेंगे। जियो यीजियान को आखिरी बार शिक्षा दिए जाने के बाद से 1 महीना बीतने में अभी भी कुछ दिन बाकी थे। हालांकि बूहे अब और इंतजार नहीं करना चाहता था, ये देखते हुए कि उसे सपने या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। बूहे ने एजो लुवान को अपना शिष्य बनाने और जितनी जल्दी हो सके ग्रीन लोड स्कोर फायर प्राप्त करने का फैसला किया। जियो यीजियान के लिए छोड़े गए उपहार के लिए ये बूहे के लिए एक परीक्षा थी। सिस्टम ने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि सिस्टम की वापसी को ट्रिगर करने के लिए आइटम व्यक्तिगत रूप से दिए जाने चाहिए। बूहे ने यह देखने के लिए इस विधि को आजमाने के बारे में सोचा कि क्या यह सिस्टम की वापसी को ट्रिगर कर सकता है। ये सुनकर कि बूहे ने उसके लिए एक इनाम छोड़ा है, जियो यीजियान की आंखों में एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि गुरु को 10 दिन बाद तक क्यों इंतजार करना पड़ा, लेकिन ज़ियाओ यीजियान ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, गुरु, शिष्य समझ गया है। अच्छा। ज़ियाओ यीजियान के आज्ञाकारी रूप को देखते हुए बूहे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मैं कल निकल जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आपको साधना के लिए समय निकालना चाहिए। सुस्ती मत दिखाओ। ज़ियाओ यीजियान ने कोमलता से कहा, गुरु आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शिष्य ने हमेशा लगन से अभ्यास किया है। एक जोरदार हंसी के साथ बूहे ने सहमति व्यक्त की। हाँ, आप अपने वरिष्ठ भाई से बहुत अधिक मेहनती हैं। अध्याय 88, घाटी की पहली। अगले दिन भोर होते ही बूहे उठे और अपना सामान पैक करके यात्रा की तैयारी करने लगे। चरमराहट। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बूहे अपने कमरे से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने मंडप में थोड़ी दूर पर बैठी एक छोटी सी आकृति देखी। ये लड़की इतनी जल्दी क्यों उठ गई है? मंडप पर झुकी हुई सोई हुई आकृति को देखकर बूहे को थोड़ी हैरानी हुई। बाद में बूहे चले गए और अभी भी सो रहे छोटे प्रशिक्षु के नाजुक चेहरे को थपथपाया। शिष्य, शिष्य। बूहे की 2 पुकारों के साथ ज़ियाओ यीजियान एक सौम्य नजर से जाग उठी। उसने बूहे को देखा और अवचेतन रूप से पुकारा, गुरु। बूहे ने ज़ियाओ यीजियान को देखा और उलझन में पूछा, शिष्य, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? ज़ियाओ यीजियान थोड़ा स्तब्ध थी, फिर उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा बदल गया। ठीक है गुरु, शिष्य के पास आपको देने के लिए कुछ है। फिर ज़ियाओ यीजियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा पैकेट निकाला और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने मुस्कुराते हुए बूहे से कहा, गुरु, चूंकि आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए शिष्य ने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ पेस्ट्री बनाए हैं। चिंता मत करो, शिष्य ने आपके लिए जो बनाया है वह सबका पसंदीदा है। ज़ियाओ यीजियान ने प्यार से कहा। ज़ियाओ यीजियान के हाथ में बड़े पैकेट को देखते हुए बूहे एक पल के लिए चुप हो गया और धीरे से बोला, तुम सिर्फ इनके लिए पूरी रात नहीं सोए? इन शब्दों पर ज़ियाओ यीजियान ने थोड़ा सिर हिलाया। गुरु, आपको शिष्य का खाना सबसे ज्यादा पसंद है ना? चूंकि आप लंबे समय तक चले जाएंगे, अगर आप शिष्य द्वारा बनाया गया खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या आपको इसकी कमी महसूस नहीं होगी? इसलिए शिष्य ने इस बार थोड़ा ज्यादा बनाया है। ज़ियाओ यीजियान के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए बूहे के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई।
फिर उसने उससे पैकेज लिया और मुस्कुराया। तुम लड़की, तुम विचारशील हो। शिक्षक ने तुम्हें व्यर्थ में नहीं बिगाड़ा है। ज़ियाओ यीजियान हंस पड़ी। गूहे ने उसके छोटे से सिर को सहलाया और धीरे से कहा, वापस जाओ, आराम करो। शिक्षक केवल 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है। इन शब्दों पर जियो यीजियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। गूहे ने अपने हाथ में पैकेज को देखा और फिर उसे अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। अगले ही पल गूहे के विचार बदल गए और उसने आरोहण कदम कौशल का उपयोग किया। जब गूहे की आकृति फिर से प्रकट हुई तो वह पहले ही यूनान पर्वत की तलहटी में पहुंच चुका था। फिर गूहे ने लिटिल जिन को मुक्त कर दिया, जिसे कल रात सिस्टम स्पेस में रखा गया था। लिटिल जिन, बढ़ो। गूहे के आदेश के तहत लिटिल जिन तुरंत एक विशाल पक्षी में बदल गया, जिसने आकाश को ढक लिया और हवा में उड़ गया। गूहे लिटिल जिन की पीठ पर कूद गया और जल्द ही वे यूनान संप्रदाय के क्षेत्र से गायब हो गए। चलो पहले 2 पूर्वजों के दायरे को तोड़ने के लिए एक जगह खोजें। लिटिल जिन की पीठ पर स्थिर बैठे गूहे की आंखों में विचारशील रंग चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद गूहे ने एक दिशा में इशारा किया और कहा, लिटिल जिन से कहा, इस दिशा में जाओ। स्वूश! एक जोरदार तीखी चीख के साथ लिटिल जिन की गति अचानक बढ़ गई और वह गूहे द्वारा बताई गई दिशा की ओर तेजी से बढ़ गया। ऊंचे आसमान के ऊपर धुंध छाई हुई थी। धुंध के बीच से गुजरता हुआ एक विशालकाय पक्षी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। गूहे उस विशालकाय पक्षी की पीठ पर खड़ा था और उसकी आत्मा की शक्ति नीचे की ओर बढ़ रही थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, बहुत दूर नहीं। ऊंची पर्वत श्रृंखला को देखते हुए गूहे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। छोटे जिन, नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाओ। गूहे ने निकट आती मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला को देखा और छोटे जिन को आदेश दिया। छोटे जिन ने एक चीख निकाली, फिर तेजी से जमीन की ओर उतरा। नीचे किंगशान टाउन को देखते हुए गूहे की आंखों में एक ट्रांस की झलक दिखाई दी। पिछली बार जब वह यहाँ था तब भी वह 9 सितारा डू राजा था। कुछ ही महीनों में उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव हुए और वह 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। किंगशान टाउन से गुजरते हुए गूहे का रुकने का इरादा नहीं था। अपनी पिछली यादों का पालन करते हुए वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में एक छोटी सी घाटी की दिशा में आगे बढ़ा। पहाड़ों से गुजरते हुए गूहे छोटे जिन की पीठ पर बैठ गया और धीरे धीरे घाटी के प्रवेश द्वार पर उतरा। उतरने के बाद छोटे जिन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया और एक छोटे सुनहरे पक्षी में बदल गया, जो गूहे के कंधे पर बैठ गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गूहे आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। पिछली बार जब वह यहाँ डू सम्राट क्षेत्र में घुसा था तो उसने डू पूर्वज क्षेत्र में घुसने के बाद फिर से यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। भाग्य शब्द वास्तव में अवर्णनीय है। अपने मन को एकाग्र करते हुए गूहे धीरे धीरे घाटी में चला गया। घाटी में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले गूहे ने महसूस किया कि समृद्ध ऊर्जा शून्य में व्याप्त है। तोड़ने के लिए ये कितनी अच्छी जगह है। गूहे ने एक मुस्कान प्रकट किया और फिर धीरे धीरे घाटी में प्रवेश किया। घाटी के अंदर ऊर्जा और भी अधिक केंद्रित हो गई, धुंध में संघनित हो गई। घाटी में कई कीमती जड़ी बूटियां उगती थी और ऊर्जा की धुंध के साथ मिश्रित औषधि की सुगंध ने लोगों को तरोताजा महसूस कराया। घाटी में ऊर्जा की धुंध और विभिन्न कीमती जड़ी बूटियों को देखकर गूहे थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इस घाटी में इतनी समृद्ध ऊर्जा और इतनी बड़ी मात्रा में कीमती जड़ी बूटियां क्यों उग रही हैं? पिछली बार जब वह यहाँ एकांतवास के लिए आया था तो वह थोड़ा जल्दबाजी में था और गूहे ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। अब जब वह फिर से आया है तो उसके सामने के दृश्य को देखकर गूहे कुछ हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या इस घाटी में कोई रहस्य छिपा हो सकता है? अचानक गूहे के दिमाग में एक विचार कौंधा। अन्यथा ये समझाने का कोई तरीका नहीं है कि इस घाटी में ऐसा विशेष दृश्य क्यों है। शायद यहाँ कुछ खजाने छिपे हों। ये सोचते हुए गूहे की आंखों में प्रत्याशा दिखाई दी। ऐसा दृश्य बनाने के लिए अगर वास्तव में इस घाटी में कोई खजाना है तो ये खजाना असाधारण होना चाहिए। इसके बाद गूहे के विचार चले गए, जिससे घाटी के भीतर जांच करने के लिए उसकी आत्मा शक्ति मुक्त हो गई। आज उसे पता लगाना होगा कि इस घाटी में किस तरह का रहस्य छिपा है। आत्मा शक्ति ऊर्जा की धुंध में बह गई और गूहे ने हर असामान्य जगह को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद गूहे ने हल्की आवाज की। उसकी आत्मा की शक्ति तुरंत घाटी के एक कोने की ओर मुड़ गई। आत्मा की शक्ति को महसूस करके गूहे ने पाया कि इस कोने में ऊर्जा की धुंध अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक सघन थी। ऐसा लगता है कि विचित्रता यही है। गूहे के विचार चले गए और उसकी आकृति तुरंत घाटी के इस कोने में प्रकट हो गई। गूहे पहाड़ की दीवार के पास गया और ध्यान से उसकी जांच की। ठीक इसी समय पहाड़ की दीवार में एक दरार से अचानक एक समृद्ध ऊर्जा धुंध फूट पड़ी। गूहे तुरंत आकर्षित हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, फिर अचानक प्रबुद्ध हो गया। तो इस घाटी में ऊर्जा की धुंध यहीं से आती है। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ की दीवार में कोई रहस्य छिपा है। गूहे एक पल के लिए हिचकिचाया, उसका दिमाग चला गया और उसने अपनी सारग्नि को छोड़ दिया। पहाड़ की दीवार के भीतर खोजबीन शुरू कर दी। जैसे ही गूहे की बैंगनी लौ उठी, पहाड़ की दीवार के सामने अचानक एक उग्र आग भड़क उठी। सारग्नि की जलन के कारण पर्वत की दीवार धीरे धीरे पिघल गई। अध्याय 89 7 रंगों वाला पवित्र कमल। घाटी के अंदर गूहे ने आत्मा की सारग्नि को मुक्त किया, आदिम दिव्य अग्नि को संघनित किया, जो उसके सामने पहाड़ की दीवार को लगातार जला रही थी। गूहे की आदिम दिव्य अग्नि सारग्नि को संघनित करके बनाई गई थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से असाधारण शक्ति थी। आदिम दिव्य अग्नि के जलने के कारण पहाड़ की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। जल्द ही गूहे के सामने पहाड़ की दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। गूहे के विचार आगे बढ़े, जलती हुई लपटों की सीमा का विस्तार करते हुए आसपास की ओर बढ़ते हुए। जैसे जैसे पहाड़ की दीवार पर बड़ा छेद बड़ा और गहरा होता गया, गूहे के सामने अचानक मुट्ठी भर दरार दिखाई दी। दरार से बड़ी मात्रा में ऊर्जा धुंध बाहर निकली, जो बेतहाशा बाहर की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि इस घाटी में ऊर्जा धुंध वास्तव में इस पहाड़ की दीवार से निकलती है।
शुद्ध ऊर्जा धुंध को महसूस करते हुए गूहे की आंखों में चमक की एक चमक दिखाई दी। फिर गूहे ने तीव्रता बढ़ा दी, उसके सामने पहाड़ की दीवार को जला दिया। थोड़ी देर बाद आदिम दिव्य अग्नि के निरंतर जलने के साथ लगातार घुसते हुए पहाड़ की दीवार पर 3 मीटर की गहराई वाला एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक और पल के बाद बड़े छेद की गहराई में कालेपन का एक संकेत दिखाई दिया। गूहे ने अपनी निगाहें केंद्रित की और तुरंत आश्चर्य की एक झलक दिखाई। पहाड़ की दीवार सीधे उसके द्वारा जला दी गई थी। वास्तव में यहाँ अंदर एक और दुनिया है। जली हुई पहाड़ी दीवार को देखते हुए गूहे की आंखें चमक उठी। फिर उसने छेद को बड़ा करते हुए गोलाबारी को बढ़ाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद छेद के अंदर का अंधेरा बढ़ गया और गूहे की दृष्टि के क्षेत्र में धीरे धीरे एक अंधेरा स्थान दिखाई दिया। जल्द ही गूहे के सामने एक काला मार्ग प्रकट हुआ। अत्यंत समृद्ध ऊर्जा धुंध अंधेरे मार्ग से हिंसक रूप से बाहर निकली। इतनी समृद्ध, इतनी शुद्ध ऊर्जा, यदि कोई यहाँ साधना करता है तो साधना की गति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। गूहे ने विस्मय में आह भरी, फिर अंधेरे मार्ग में देखा। उसकी आंखों में प्रवेश करते ही ये बिल्कुल काला था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक विचार के साथ गूहे ने अंधेरे मार्ग की जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही आत्मा शक्ति अंदर घुसी, गूहे की आंखें अनायास ही चमक उठी। उस काले स्थान में उसने वास्तव में प्रकाश देखा। इसके अलावा इस प्रकाश के स्थान पर उसने अत्यंत समृद्ध ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया। अंदर खजाना छिपा होना चाहिए। यह उतार चढ़ाव शायद जादुई जानवरों से नहीं है, ये स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजाने होने की अत्यधिक संभावना है। चलो एक नजर डालते हैं। गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर उसकी आकृति चमक उठी और तुरंत ही अपनी जगह पर गायब हो गई। एक पल में गूहे की आकृति सीधे अंधेरे मार्ग की गहराई तक पहुंच गई और इस समय गूहे के सामने पानी का एक कुंड था और अंदर का पानी बेहद साफ था, जिसमें घनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव थे। ये सारा पानी वास्तव में संघनित ऊर्जा है। गूहे ने कुछ आश्चर्य के साथ कुंड के पानी को देखा। हालांकि जिस चीज ने गूहे का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह था कुंड के बीच में एक कमल का फूल। कुंड के बीच में पानी पर 7 रंगों वाला कमल का फूल तैर रहा था, जो एक मनमोहक खुशबू बिखेर रहा था जो अंधेरे स्थान में व्याप्त थी। 7 रंगों वाला कमल का फूल। गूहे की नजर इस कमल के फूल पर टिकी रही। ये कमल का फूल लगभग 1 झाग लंबा था और इसकी 7 रंगों वाली पंखुड़ियों पर धुंधली 7 रंगों वाली चमक बह रही थी। दूर से ये 7 रंगों वाला कमल का फूल ऐसा लग रहा था जैसे इसे तराशा गया हो। साथ ही जब पंखुड़ियों पर 7 रंगों वाली चमक टिमटिमा रही थी तो इन 7 रंगों वाली पंखुड़ियों पर भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव चमक रहे थे, जो अंततः 7 रंगों वाले कमल के फूल के केंद्र में एकत्रित हो गए। कमल का बीज। गूहे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। 7 रंगों वाले कमल के फूलों के बीच वास्तव में एक टिमटिमाती हरी रोशनी थी, जो एक उंगली के आकार का कमल का बीज निकला। कमल के बीज से हरे प्रकाश के प्रभामंडल निकले जो बढ़ती ऊर्जा से भरे हुए थे। गूहे की नजर तालाब में 7 रंगों वाले कमल के फूल पर टिकी रही। अचानक एक उज्ज्वल विचार गूहे के दिमाग में कौंध गया। 9वीं कक्षा के कीमियागर की विरासत से उसे अचानक इस 7 रंग के कमल के फूल के बारे में जानकारी मिली। 7 रंग का पवित्र कमल। यह अफवाह थी कि प्राचीन काल में दुखी हुई महाद्वीप पर एक 9 रंग का कमल का फूल था जो स्वर्ग और पृथ्वी को चुनौती देता था, जिसका नाम 9 रंग का पवित्र कमल था। 9 रंग का पवित्र कमल अनंत ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए पैदा हुआ। प्राचीन काल में जब 9 रंग का पवित्र कमल प्रकट हुआ तो उसने उस समय कई शीर्ष शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को आकर्षित किया। 9 रंग का पवित्र कमल जो पहले से ही प्रबुद्ध था, एक महत्वपूर्ण क्षण में 9 कमल के बीजों में बदल गया और शून्य में भाग गया। बाद में किसी ने 8 रंग के पवित्र कमल की एक नस्ल की खेती करने के लिए अनगिनत प्रयास करके एक कमल का बीज प्राप्त किया। यद्यपि 8 रंगों वाले पवित्र कमल की तुलना पौराणिक 9 रंगों वाले पवित्र कमल से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह विशाल ऊर्जा एकत्र कर सकता था। इस 8 रंगों वाले पवित्र कमल की मदद से उस व्यक्ति ने अंततः एक साधारण परिवार को महाद्वीप के शिखर पर एक शीर्ष शक्ति में बदल दिया। गूहे की नजर सामने खड़े 7 रंगों वाले पवित्र कमल पर टिकी हुई थी। वह अपने मन में बेकाबू होकर अटकलें लगा रहा था। क्या ये 7 रंगों वाला कमल का फूल 8 रंगों वाले पवित्र कमल के कमल के बीज के उगने का नतीजा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो उसे जैकपॉट मिल जाता। पौराणिक 9 रंगों वाले पवित्र कमल के प्रभावों के बारे में सोचते हुए गूहे की आंखों में एक जंगली खुशी दबी रह गई। इस 7 रंगों वाले पवित्र कमल का प्रभाव हालांकि 9 रंगों वाले पवित्र कमल का 1000वां हिस्सा भी नहीं है, फिर भी इसे महाद्वीप के शीर्ष खजानों में से एक माना जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह घाटी लगातार शुद्ध ऊर्जा से आच्छादित है और कीमती जड़ी बूटियों से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि यह 7 रंगों वाला पवित्र कमल काम कर रहा है। घाटी के अंदर के दृश्य के बारे में सोचते हुए गूहे की आंखों में अचानक एहसास की झलक दिखाई दी। मैंने इस बार वाकई जैकपॉट मारा है। गूहे की नजर पूल में 7 रंगों वाले पवित्र कमल पर पड़ी। अगर वह इसे ट्रांसप्लांट करके अपने यार्ड में रख दे तो क्या यह एक आदर्श साधना अभ्यारण्य नहीं बन जाएगा? इस समय गूहे के दिमाग में एक और विचार उभरा। अगर वह अपने शिष्यों को ये 7 रंगों वाला पवित्र कमल दे दे तो उन्हें 1000 गुना रिटर्न मिलने के बाद शायद ये प्राचीन 9 रंगों वाले पवित्र कमल को दुनिया में वापस ला सकता है। ये सोचकर गूहे लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें पूल में 7 रंगों वाले पवित्र कमल को देख रही थी, जिससे एक जलती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। 9 रंगों वाले पवित्र कमल के प्रभाव से यह एक अद्वितीय साधना अभ्यारण्य बनाने के लिए पर्याप्त था। मूल कार्य में 8 प्राचीन कुलों और ये छिपी हुई ताकतें एकांत छोटी दुनिया में रहती थी। अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रित थी। अगर वह भविष्य में एक बल स्थापित करता और वहां 9 रंगों वाला पवित्र कमल लगाता, उसके अंदर मौजूद स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा निश्चित रूप से इन प्राचीन कुलों की छोटी दुनिया को कुचल देगी। कुंड में 7 रंगों वाले पवित्र कमल को देखकर गूहे एक मजबूत इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर गूहे धीरे धीरे कुंड के पास पहुंचा, इसे अपने सिस्टम स्पेस में प्रत्यारोपित करने की तैयारी कर रहा था।
जब उसने कुंड में शुद्ध ऊर्जा को तरल में संघनित होते देखा तो गुहे अपने यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह एक आदर्श साधना अभ्यारण्य नहीं था? गुहे की आंखें थोड़ी चमक उठी। कुंड में जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए और किसी भी खतरे को महसूस किए बिना वह कुंड में कूद गया। अध्याय 90 डू पूर्वज तक सफलता। धमाका। जैसे ही पानी का छींटा उठा गुहे का पूरा शरीर पूल में डूब गया। पूल के अंदर जाने पर गुहे ने महसूस किया कि एक विशाल ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। लगभग किसी भी साधना तकनीक का उपयोग किए बिना ये ऊर्जाएं सक्रिय रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। ये सब महसूस करते हुए गुहे आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह थोड़ी देर के लिए भीग भी जाता तो उसकी साधना में शायद महत्वपूर्ण प्रगति होती। फिर गुहे 7 रंगों वाले पवित्र कमल के किनारे तैर गया। एक विचार के साथ उसने सीधे अपने सिस्टम स्पेस में 7 रंगों वाले पवित्र कमल को संग्रहित किया। सिस्टम स्पेस के अंदर का समय और स्थान गुहे के विचारों द्वारा नियंत्रित थे। जब तक गुहे के पास कोई विचार था तब तक अंदर की चीजें निलंबित एनिमेशन की स्थिति बनाए रख सकती थी। इसलिए वह सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने के कारण 7 रंगों वाले पवित्र कमल के खराब होने के बारे में चिंतित नहीं था। इसके अलावा 7 रंगों वाला पवित्र कमल एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था और इतनी आसानी से खराब नहीं होगा। ये सब पूरा करने के बाद गुहे ने अपने मन को शांत किया, धीरे धीरे पूल के केंद्र में क्रॉस लेग करके बैठ गया। इसके बाद उसने सिस्टम से जुड़ने के बारे में सोचा और चुपचाप कहा, सिस्टम 27 साल की साधना निकालो। जैसे ही गुहे की आवाज सिस्टम स्पेस में गिरी, शून्य में निलंबित ऊर्जा क्षेत्र तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे गुहे के शरीर में जा गिरा। इससे पहले कि गुहे प्रतिक्रिया कर पाता उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक बहुत बड़ी ऊर्जा दौड़ रही है। ये शक्ति बहुत ही हिंसक थी, एक उफनती नदी की तरह उग्र और अशांत। धमाका। गुहे के शरीर में अचानक एक हल्की दबी हुई आवाज गूंजी। गुहे के चेहरे पर लाली छा गई। ऊर्जा क्षेत्र में निहित ऊर्जा गुहे के शरीर में फट गई जिससे उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। अपने शरीर में बदलावों को महसूस करते हुए गुहे ने तुरंत महसूस किया कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति दौड़ रही थी। ये शक्ति बहुत ही हिंसक थी, एक सरपट दौड़ते जंगली घोड़े की तरह। गुहे के मेरिडियन से गुजरते हुए उसके चेहरे पर हल्का दर्द फैल गया। धमाका। गुहे के शरीर में एक हल्की सी चटकने की आवाज गूंजी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में निहित ऊर्जा अचानक गुहे के शरीर में फट गई जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अपने शरीर में बदलावों को महसूस करते हुए गुहे ने तुरंत प्रतिक्रिया की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत इस शक्तिशाली ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए दिव्य अग्नि तकनीक का उपयोग किया। हालांकि जैसे ही गुहे ने इस ऊर्जा से संपर्क करना शुरू किया उसने पाया कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। ये ऊर्जाएं बेलगाम घोड़ों की तरह गुहे के शरीर में बेतहाशा दौड़ती हुई उसके मेरिडियन को प्रभावित करती हुई दौड़ती हुई चली गई। गुहे की नसों में भयंकर दर्द भर गया। मैंने इन ऊर्जाओं को कम करके आंका। इस समय गुहे के माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा और उसका पूरा चेहरा दर्द से मुड़ गया। कुछ समय पहले ऊर्जा के सम्मिलन का अनुभव करने के बाद गुहे ने सोचा कि वह पहले से ही परिचित है और आसानी से इस शक्ति को सहन कर सकता है। हालांकि यह ऊर्जा पिछले वाले से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार इस बार ये 9 सितारा डूकिंग क्षेत्र में 27 साल की साधना के अनुरूप थी। यह अपार शक्ति अचानक उसके शरीर में उमड़ रही थी, यहाँ तक कि गुहे की वर्तमान शारीरिक शक्ति पहले से बहुत बेहतर होने के बावजूद उसे अभी भी तीव्र दर्द दे रही थी। इस समय गुहे को वह दर्द महसूस हो रहा था जो लियू लिंग और जियाओ यिक्सियन ने तब सहा था जब उन्हें उसकी दी गई ऊर्जा मिली थी। यह ऊर्जा एक विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। जहां भी यह जाती थी गुहे के पूरे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी सी हिलती थी। इस ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए मुझे पहले इसे दबाना होगा। गुहे का मन थोड़ा संकुचित हो गया क्योंकि उसके शरीर में घूम रही डूबी हुई एक विशाल समुद्र की तरह उछल रही थी जिससे आने वाली ऊर्जा को रोकने के लिए उसके मेरिडियन में डूबी हुई अवरोधों की परतें बन गई। अगर यह शरीर सार अग्नि द्वारा संयमित नहीं होता तो शायद यह इस तरह की अशांति का सामना नहीं कर पाता। हालांकि इस ऊर्जा को अनिश्चित काल तक रोकना कोई समाधान नहीं है। उसके शरीर से ऊर्जा की एक सतत धारा बह निकली। इस ऊर्जा के संचय के साथ गुहे के शरीर के भीतर संघनित डूबी हुई द्वारा निर्मित प्रभामंडल सीधे ढह गया। यह ऊर्जा एक बार फिर गुहे के मेरिडियन में बह गई। मेरिडियन इस प्रभाव से होने वाली फटने वाली सनसनी के खिलाफ संघर्ष करते हुए कुछ हद तक विकृत हो गए। यह महसूस करते हुए गुहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। मुझे इस ऊर्जा को जल्दी से परिष्कृत करने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर यह ऊर्जा मेरे शरीर में पूरी तरह से समाहित हो जाती है तो मेरा वर्तमान शरीर प्रभाव को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। भले ही मैं इसे अंततः परिष्कृत कर लूं, लेकिन ये कई छिपी हुई चोटों को पीछे छोड़ देगा। गुहे का सुंदर चेहरा बेहद सख्त हो गया। उसके कमर तक लंबे बाल नीचे लटक रहे थे, बेतहाशा नाच रहे थे और उससे एक दमनकारी आभा निकल रही थी। फिर अचानक गुहे की आंखों में आश्चर्यजनक बैंगनी रोशनी चमक उठी। उसके बाद गुहे के शरीर के भीतर धीरे धीरे अनगिनत बैंगनी लपटें दिखाई देने लगी। जिस क्षण ये लपटें दिखाई दी गुहे ने तुरंत उन्हें नियंत्रित किया और बढ़ती ऊर्जा की ओर दौड़ पड़े। इस ऊर्जा को फैलाने के लिए सारग्नि का उपयोग करें, इसे शरीर के विभिन्न कोनों में बिखेर दे और फिर मैं इसे एक एक करके परिष्कृत करूंगा। दहाड़ बैंगनी लपटें तेजी से तीव्र होती गई। गुहे के शरीर के भीतर असंख्य बैंगनी लपटें संघनित हो गईं, जो बढ़ती ऊर्जा से भयंकर रूप से टकराती रहीं, उसे बलपूर्वक टुकड़ों में तोड़ती रहीं। ये दृश्य देखकर गुहे ने राहत की सांस ली। बाढ़ की तरह बह रही ऊर्जा को देखते हुए अगला कदम इन ऊर्जाओं को परिष्कृत करना है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करने में कुछ समय लग सकता है। इसके तुरंत बाद गुहे ने अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मंद और अंधेरे स्थान में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। ... जैसे जैसे समय बीतता गया, पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस दिन शांत घाटी में अचानक कहीं से ऊर्जा का विस्फोट हुआ।
इसके बाद आसपास के अंतरिक्ष में ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। इस ध्वनि के विस्फोट के साथ आसपास के अंतरिक्ष में ऊर्जा जैसे कि किसी शक्ति से प्रभावित होकर घाटी में अंधेरे मार्ग की ओर पागलों की तरह एकत्रित होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास के कंपन और भी तीव्र होते गए। समृद्ध ऊर्जा लगातार आसपास के अंतरिक्ष से फैलती रही, फिर घाटी में अंधेरे मार्ग की ओर अंतहीन रूप से बहती रही। दूर से लगभग पूरी घाटी इन रंगीन और हिंसक ऊर्जाओं से घिरी हुई थी, जो इसे असाधारण रूप से शानदार बना रही थी। ऐसे परिवर्तनों ने स्वाभाविक रूप से बीस्ट माउंटेन रेंज के सभी जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया और अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहें ऊपर की ओर उठी। आकाश में पर्याप्त और हिंसक ऊर्जा को देखते हुए इससे निकलने वाले भयानक दबाव ने बीस्ट माउंटेन रेंज के कुछ कमजोर जादुई जानवरों को कांपने और अपनी गुफाओं में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। शून्य में परिवर्तन जारी रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये और भी भयानक होता गया। किंगशान शहर में कई भाड़े के सैनिकों के समूह आसमान से उतरती रंगीन धारा को देख रहे थे। उनकी आंखें अनंत भय से भरी हुई थी। जैसे जैसे घाटी में अधिक से अधिक हिंसक ऊर्जा प्रवाहित होती गई, एक राजसी आभा एक सुप्त ड्रैगन की तरह धीरे धीरे घाटी से फैलती गई। इस आभा को महसूस करते हुए यहाँ तक कि बीस्ट माउंटेन रेंज के राजा, जैसे कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा, अपनी गुफाओं में ही सिमट कर रह गए, बेचैनी महसूस कर रहे थे।